हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं लेकर आया हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास विधवा का पति का दूसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। विधवा का पति एपिसोड नंबर 2। अब उस कमरे में युवक अकेला था। बेड की पुश्त के साथ रखे डनलप के तकियों पर सिर रखे वह बेड पर लगभग लेटा हुआ था। किचन की तरफ से आवाजें आ रही थी। कमरे की छत को घूरता हुआ वह न्यादर अली और रूबी द्वारा सुनाई गई कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगा कि रूबी की कहानी ज्यादा सशक्त है और आत्मविश्वास से भरी है। इसने जो कुछ कहा है उसमें ऐसे छिद्र हैं जिनके जरिए सुनाई गई कहानी की पुष्टि की जा सकती है। रूबी के बताए अनुसार वह मेहरौली स्थित उसके घर जा सकता है। वह बस्ती भी जा सकता है जहां रूबी के कथनानुसार उसके माता पिता और छोटे भाई बहन रहते हैं। यहाँ यानी भगवतपुरे में उसे बहुत से लोग जॉनी के नाम से जानते हैं। उसके दोस्त भी हैं। पुष्टि बड़ी सरलता से हो सकती है। सबसे विशेष बात यह थी कि नेकलेस, पर्स और फोटो आदि का संबंध स्वयं ही रूबी की कहानी से जुड़ गया था, जबकि रूबी को यह मालूम भी नहीं था कि यह सब सामान उसकी जेब से निकला है। न्यादर अली की कहानी में ऐसे छिद्र या तो थे ही नहीं या बहुत कम थे जिनके जरिए वह अपने सिकंदर होने की पुष्टि कर सके। इन्वेस्टिगेशन करके अब उसे पहले इस नतीजे पर पहुंचना था कि जॉनी और सिकंदर में से वह क्या है। वह इन्हीं ख्यालों में भटकता रहा और रूबी उसके लिए चावल बना लाई। स्टील की प्लेट में चावल लिए जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो पीले रंग के गर्म चावलों में से भाप उठ रही थी, किंतु भूख के बावजूद वह तस्तरी की अपेक्षा रूबी की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ। इस वक्त रूबी बेहद खूबसूरत लग रही थी। चावल बनाने के बीच ही या तो वह नहाई थी या मुंह हाथ धोए थे। मुखड़े पर पूरा मेकअप था। उसके मस्तक पर लगी सिंदूरी बिंदिया को देखता ही रह गया। वहां बाल संवरे हुए थे। सिंदूर से लबालब भरी मांग। साड़ी के स्थान पर नाइट गाउन पहना था उसने। अपने होठों के समान ही गुलाबी रंग का झीना गाउन, ऐसा कि युवक को उसकी ब्रेजरी और अंडरवियर साफ नजर आए। युवक ने पहली बार ही महसूस किया कि रूबी का जिस्म सख्त और गठा हुआ है। टांगे लंबी और गोल थी। पुष्ट वक्ष कसी हुई ब्रेजरी से मानो निकल पड़ने के लिए बेताब हों। युवक देखता ही रह गया उसे। जाने कहां से यह विचार उसके दिमाग में जा टकराया कि अगर रूबी सचमुच मेरी पत्नी है तो यह मुझे पसंद है। वह वाकई खूबसूरत थी। एक टक युवक उसे देखता ही रह गया। वह स्वयं भी तो उसे प्यार से आंखों में चमक लिए हुए निहार रही थी। युवक की सांसें तेज हो गईं। दिल के धड़कने की गति बढ़ गई। मस्तक पर पसीना उभर आया और अपना हलक सूखता सा महसूस किया उसने। बिल्कुल नजदीक आकर रूबी ने उसे कातर दृष्टि से देखते हुए पूछा, इस तरह क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, युवक हड़बड़ा गया। कुछ तो, कहती हुई रूबी ने झुककर चावलों की प्लेट बेड पर रखी तो युवक की नजरें ब्रेजरी में झांकते उसके पुष्ट वक्ष पर स्वयं ही पड़ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं खोया सा युवक कह उठा। धीमे से बैठती हुई रूबी ने कहा, जब भी मैं यह लिबास पहनती हूँ आप तभी यह कहते हैं। स्वयं आपको इस लिबास के बारे में भी कुछ याद नहीं है? नहीं तो इसे आप मेरे लिए विशेष रूप से लाए थे, सुहाग रात के लिए। हक्का बक्का सा वह केवल रूबी के दमकते मुखड़े को देखता रहा। एकाएक ही उसे अपने होंठ तक सूखते महसूस हुए। बोला, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? क्यों नहीं, मैं अभी लाई, कहकर वह उठी, घूमी और फिर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। युवक की दृष्टि उसके नितंबों पर चिपक कर रह गई। तेजी से चलने के कारण उनमें कुछ ऐसा लोच उत्पन्न हुआ था कि युवक के मन में गुदगुदी सी हुई। एक ही पल में वह नजर आनी बंद हो गई। एकाएक उसके दिमाग में विचार उठा कि क्या रूबी इस उत्तेजक लिबास को पहनकर मुझे किसी जाल में फंसा रही है, या एक पत्नी 2 महीने से गुम अपने पति का स्वागत कर रही है। वह ठीक से निर्णय नहीं कर सका कि सच्चाई क्या है। एक जग में पानी और दूसरे हाथ में खाली गिलास लिए वहां आ गई। गिलास में पानी भरकर उसने युवक को दिया।
युवक एक ही सांस में गिलास खाली कर गया। पानी पीने के बाद उसने गिलास के ऊपरी सिरे पर लिखा जॉनी देखा। हलक अब भी सूखा सा महसूस हो रहा था। एक गिलास और, युवक ने कहा। पानी से ही पेट भर लेंगे तो चावल क्या खाएंगे? कहती हुई रूबी ने उसके हाथ से गिलास लिया और उसे जग के समीप रखती हुई बोली, चावल खाइए। युवक ने चुपचाप प्लेट में रखी एक चम्मच उठा ली। रूबी ने दूसरी चम्मच संभाल ली थी और अब वे चावल खाने लगे। युवक अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखने की भरपूर चेष्टा कर रहा था, परंतु फिर भी रह रहकर उसका ध्यान गाउन के अंदर चमक रहे उसके गदराए जिस्म की तरफ चला ही जाता था। उसे डर था कि दिलो दिमाग में कहीं वे ही विचार न उठने लगे जो नर्स को देखकर उठे थे। वे चावल खा चुके तो रूबी सारे बर्तन किचन में रखाई। उसके नजदीक बेड पर बैठती वह बोली, अभी तक आपका वह नया दोस्त नहीं आया? क्या नाम बताया था आपने? रूपेश। वह शायद शाम तक ही आएगा। आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। कहने के साथ ही रूबी उठी और सेफ की तरफ बढ़ गई। युवक की दृष्टि उसके जिस्म ही पर थिरक रही थी। वह सेफ के कपड़ों को खंगालने में व्यस्त थी। युवक की दृष्टि उसकी गर्दन पर चिपक गई। बड़े ही विस्फोटक ढंग से उसके दिमाग में विचार टकराया, यदि रूबी के तन से गाउन, ब्रेजरी और अंडरवियर उतार दिए जाएं तो वह कैसी लगेगी? खूबसूरत एक नग्न युवती उसके सामने आ खड़ी हुई। युवक रोमांचित हो उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। दिल चाहा कि अपनी सभी उंगलियां फैलाकर हाथ बढ़ाए और रूबी की गर्दन दबोच ले। अगर ऐसा कर दूं तो क्या होगा? रूबी मर जाएगी। पहले इसका चेहरा लाल सुर्ख होगा, बंधनों से निकलने के लिए छटपटाएगी, मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके मुंह से गूं गूं की आवाज निकलने लगेगी। इसकी आंखें और जीभ बाहर निकल आएगी। कुतिया की तरह जीभ बाहर लटका देगी यहाँ। तब मैं इसकी गर्दन और जोर से दबा दूंगा। मुश्किल से 2 ही मिनट में यह फर्श पर गिर जाएगी। चेहरा बिल्कुल निस्तेज होगा, सफेद कागज सा। उस अवस्था में कितनी खूबसूरत लगेगी वह। हाँ, इसे मार ही डालना चाहिए। उस अवस्था में यह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगेगी। उन भयानक विचारों से पूरी तरह अनभिज्ञ रूबी सेफ में से उसके पहनने के लिए कपड़ों का सिलेक्शन कर रही थी। वह क्या जानती थी कि एक दरिंदा उसे अपनी खूनी आंखों से घूर रहा है। मौत उस पर झपटने ही वाली है। युवक के दिमाग में रह रहकर कोई चीख रहा था, इसे मार डालो। मरने के बाद फर्श पर पड़ी वह बेहद खूबसूरत लगेगी। इसकी गर्दन दबा दो जल्दी। आंखों में बेहद हिंसक भाव उभर आए। चेहरा खून पीने के लिए किसी आदमखोर पशु के समान क्रूर और बीभत्स हो गया। आंखों में अजीब सा जुनून सवार हो गया। उस पर सारा जिस्म कांप रहा था। मुंह खून के प्यासे भेड़िए की तरह खुल गया। लार टपकने लगी। उंगलियां किसी लाश की उंगलियों के समान फैलकर अकड़ गईं। बहुत ही डरावना नजर आने लगा वह। अचानक ही वह उठा। किसी दरिंदे की तरह फर्श पर खड़ा खड़ा वह खूनी आंखों से रूबी को घूरने लगा। मुंह से लार टपककर उसके कपड़ों पर गिर रही थी। पंजे खोलकर उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी थी। बिल्कुल अनभिज्ञ सेफ ही में मुंह गड़ाए मासूम रूबी ने पूछा, आज आप ब्राउन सूट पहन लीजिए। एकाएक ही युवक के मुंह से किसी भेड़िए किसी गुर्राहट निकली, कपड़े उतारो। रूबी एकदम चौंक कर उसकी तरफ घूमी। युवक की अवस्था देखकर बरबस ही उसके कंठ से चीख उबल पड़ी। डर कर पीछे हटी। चेहरा सफेद पड़ चुका था। बोली, क्या हुआ? क्या हो गया है आपको? की डरावनी आवाज अपने मुंह से निकालता हुआ वह बाहें फैलाए रूबी की तरफ बढ़ा। लार टपके जा रही थी। वह चीखा, मैं कहता हूं कपड़े उतारो। जॉनी, जॉनी! दहशतनाक अंदाज में रूबी चीख पड़ी। क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज मुझे इस तरह मत डराओ। हरामजादी, सुनती नहीं? मैंने क्या कहा? कपड़े उतार। और अब हलक फाड़कर रूबी चिल्ला उठी, बचाओ, बचाओ। मगर इस बंद स्थान के अंदर से उसकी चीखें शायद बाहर नहीं जा सकी। युवक झपटा। रूबी चीख पड़ी और वह खूबसूरत झीना गाउन फटता चला गया। रूबी चीखती रही। किसी पागल कुत्ते की तरह वह बार बार गाउन पर झपटता रहा। गाउन के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। ब्रेजरी और अंडरवियर में ही चीखती हुई रूबी दरवाजे की तरफ भागी। दरिंदे ने झपट कर पीछे से उसे दबोच लिया। लगातार चीखती हुई रूबी उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए छटपटाई।
युवक ने अपना खुला मुंह उसकी पीठ की तरफ बढ़ाया और इस वक्त बहुत पैने से नजर आने वाले दांत उसकी ब्रेजरी के हुक में फंसाए। भेड़िए की तरह उसने एक झटका दिया, ब्रेजरी फर्श पर गिर गई। बंधनों में जकड़ी रूबी को घुमाकर उसने बेड की तरफ फेंका। चीखती हुई रूबी बेड पर जा गिरी। युवक घूमकर उसी खूनी अंदाज में पंजे फैलाए बेड की तरफ बढ़ा। उससे बुरी तरह आतंकित रूबी हाथ जोड़कर रोती हुई गिड़गिड़ा उठी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं युवक पुनः उस पर झपट पड़ा। इस बार कपड़े का वह आखिरी रेशा भी जिस्म से अलग हो गया। निर्वस्त्र रूबी बेड से कूदकर दरवाजे की तरफ भागी। हड़बड़ाहट के कारण गिरी, फिर उठी, मगर इस बार उठते ही युवक के हाथ उसने अपनी गर्दन पर महसूस किए। हलक से अभी तक की सबसे जोरदार चीख निकली, मगर दांत भींचे युवक उसकी गर्दन दबाता ही चला गया। उसकी गिरफ्त से मुक्त होने की रूबी की हर कोशिश नाकाम रही। श्वास क्रिया रुकने लगी। युवक का बीभत्स और डरावना चेहरा उसकी आंखों के बहुत नजदीक था। मुंह से टपकती हुई लार रूबी के मुंह में गिर रही थी। रूबी की जीभ बाहर निकलने लगी। चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। बोलने के प्रयास में गूं गूं कर रही थी वह। आंखें पलकों के किनारे से बाहर उबलने लगी। हाथ पैर ढीले और सुन्न पड़ गए। प्रतिरोध करने की उसकी क्षमता कम होती चली गई। उसे इस अवस्था में देखकर युवक किसी राक्षस के समान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाथों का दबाव गर्दन पर बढ़ता ही चला गया। रूबी के कंठ से एक हिचकी सी निकली और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सारा जिस्म ढीला पड़ गया। बर्फ के समान सर्द जीभ बाहर लटकी हुई थी। उबली आंखों से वह अभी तक युवक को देखती सी महसूस हो रही थी। उसके सफेद चेहरे पर हर तरफ आतंक था, दहशत थी। अपने हाथों में दबी उस लाश को देखकर युवक काफी देर तक पागलों की तरह ठहाके लगाता रहा। फिर रूबी की गर्दन से अपने हाथ हटा लिए उसने। लाश धड़ाम से फर्श पर गिरी। किसी स्टैचू के समान युवक भी फटी आंखों से फर्श पर चित्त अवस्था में पड़ी रूबी की निर्वस्त्र लाश को देख रहा था। वह लाश अब उसे बड़ी ही भयानक लग रही थी। फटी आंखों से छत को घूरती लाश, सफेद कागज सा निस्तेज चेहरा, सिकुड़े चमड़े की तरह लटकी हुई जीभ, फर्श पर चिपक कर रह गया था युवक। क्रूरता और दरिंदगी से भरे भाव धीरे धीरे उसके चेहरे से गायब होने लगे। जिस्म में छाया अजीब सा तनाव जाने कहां चला गया। आंखों में खौफ उभरने लगा। टांगे कांपने लगी। चेहरा सफेद पड़ता चला गया, रूबी के मुर्दा शरीर की तरह ही सफेद। आतंकित सब बड़बड़ाया, मैंने इसे मार डाला है। ये क्या किया मैंने? मैं हत्यारा हूं, मैंने खून किया है। मगर इसे क्यों मार डाला मैंने? जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। फिर भी जवाब उसे मालूम था। रूबी को मैंने उसी दौरे के दौरान मार डाला है जिसे डॉक्टर ब्रिगेंजा ने जुनून कहा था। मेरे दिमाग में यही विचार उभरे थे। मगर युवक बड़बड़ाया, ये भयानक विचार मेरे दिमाग में उभरे ही क्यों थे? क्या हो गया था मुझे? मैंने क्यों मार डाला इस मासूम को? हे भगवान, ये मुझसे क्या करा दिया? बड़बड़ाता हुआ वह वहीं फर्श पर बैठ गया। अपने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया उसने। बुरी तरह से डरे हुए मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। चीख कर वह स्वयं ही से कहने लगा, मैं हत्यारा हूं, मैंने कत्ल किया है, एक बेगुनाह और मासूम नारी का खून किया है मैंने। आह! युवक रोता रहा। अचानक ही उसे ख्याल आया कि क्या रूबी मेरी पत्नी थी? क्या वाकई मैं जॉनी हूं? क्या मैंने अपनी ही पत्नी को मार डाला है? रोना भूल गया वह। चौंक कर रूबी की उस लाश को देखने लगा जो समय के साथ साथ अब अकड़ती जा रही थी। इस लाश से अब उसे डर लगने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। उसके कानों के इर्द गिर्द साए साए की आवाज गूंजने लगी। घबराकर उसने चारों तरफ देखा। सभी कुछ उसे डरावना सा लगा। कमरे के सारे फर्श पर बिखरे रूबी के कपड़ों के टुकड़े उसे मजबूत रस्सी के फंदे से नजर आए। घबराकर वह खड़ा हो गया। उसके दिमाग में यह विचार चकराने लगा था कि हत्या की सजा फांसी है। मैंने हत्या की है और अब फांसी से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। चारों तरफ छाया सन्नाटा उसे कुछ और ज्यादा गहराता सा महसूस हुआ। तभी किचन की तरफ से उसे बर्तनों के खड़कने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धक्क से उछलकर कंठ में जा फंसा। क्षण मात्र में जिस्म के सारे रोए खड़े हो गए और मसामों ने ठंडा पसीना उगल दिया।
चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसके मन में एकमात्र विचार उभरा था, क्या किचन में कोई है? सांस रोके वह पुनः उभरने वाली किसी आहट को सुनने की कोशिश करने लगा, और उस वक्त तो उसके होश ही उड़ गए जब कमरे के बाहर से किसी के दबे पांव चलने की आवाज उभरी। सन्नाटे में इस आवाज को वह स्पष्ट सुन सकता था। कौन है? डरी हुई आवाज में वह चीख पड़ा। किसी के चलने की आवाज गुम हो गई। युवक दहशत के कारण रो पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर किचन की तरफ से ऐसी आवाज उभरी जैसे कोई चप चप कर रहा हो। युवक एकदम भागा, आंगन में पहुंचा। किचन के दरवाजे पर ही रखी प्लेट को एक बिल्ली चाट रही थी। आहट सुनकर बिल्ली ने उसकी तरफ देखा। युवक का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। सफेद बिल्ली की कंजी आंखों में झांकते ही युवक के हाथ पैर कांप उठे। किसी स्टैचू के समान खड़ा रह गया था वह। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली की आवाज मकान में छाए मौत के से सन्नाटे को चीरती चली गई। पसलियों पर होने वाली दिल की चोट वह स्पष्ट महसूस कर रहा था। उस पर से नजरें हटाकर बिल्ली पुनः प्लेट में लगे चावल चाटने लगी। चप चप। बिल्ली की जीभ और उसके नुकीले दांत देखकर युवक के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने पैर पटका। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा जरूर, मगर भागी नहीं। जाने युवक को उसे वहां से भगाना इतना जरूरी क्यों लगा कि वह बिल्ली की तरफ दौड़ पड़ा। बिल्ली भागी। उसका पैर शायद प्लेट में लग गया था, इसीलिए प्लेट उलट गई। प्लेट के खनखनाने की आवाज सारे मकान में गूंज गई। आंगन में एक चक्कर लगाने के बाद बिल्ली झट से उस कमरे में घुस गई जिसमें रूबी की लाश थी। मूर्ख की तरह उसके पीछे आता हुआ युवक जब कमरे में पहुंचा तो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। हार्ट अटैक होते होते बचा था उसे। रूबी के वक्षों पर खड़ी बिल्ली अपनी कंजी आंखों से उसे घूर रही थी। युवक सहम गया। बिल्ली ने 2 बार म्याऊं म्याऊं की। उसके नुकीले दांत युवक को अपनी आंखों में गड़ते महसूस हुए। एकाएक ही दिमाग में एक ख्याल उठा कि बिल्ली झपटने वाली है। अपने पंजों से वह उसकी आंखें निकाल ले जाएगी। अचानक ही छत की तरफ मुंह उठाकर बिल्ली रो पड़ी। युवक को काटो तो खून नहीं। बिल्ली यूं ही रो रही थी जैसे उसे मालूम हो कि वह एक लाश पर खड़ी है। मकान में गूंजने वाली बिल्ली के रोने की आवाज ने युवक के रहे सहे हौसले भी पस्त कर दिए। बड़ी ही डरावनी और भयानक आवाज थी वह। फिर बिल्ली रूबी की नाक से अपनी नाक सटाकर जाने क्या सूंघने लगी। आतंक के कारण युवक का बुरा हाल था। बौखलाकर वह बिल्ली की तरफ दौड़ा। रोती हुई बिल्ली उछलकर पलंग के नीचे घुस गई। युवक भी पलंग के नीचे। कमरे के कई चक्कर लगाने के बाद बिल्ली उसे आंगन में ले आई। युवक की सांस बुरी तरह फूल रही थी। तभी किचन से निकलकर आंगन में एक चूहा भागा। बिल्ली झट से चूहे पर झपट पड़ी। चूहे की चींची के साथ मकान में युवक की चीख भी गूंज उठी। जाने क्यों चूहे पर झपटती बिल्ली को देखकर वह चीख पड़ा था। मुंह में चूहा दबाए बिल्ली ने उसे घूरा। दहशत के कारण वह ढेर होते होते बचा युवक। बिल्ली दौड़कर बाथरूम में घुस गई। जाने किस भावना से प्रेरित युवक भी उधर लपका और फिर उसने बिल्ली को बाथरूम की नाली के जरिए मकान से बाहर निकलते देखा। हक्का बक्का से युवक वहीं खड़ा हाँफता रहा। अपने दिमाग पर छाए आतंक और भय के भूत से मुक्त होने की असफल कोशिश करता रहा। जब थोड़ा संभला तो बाथरूम का दरवाजा कसकर बंद कर दिया उसने। यह सोचता हुआ वहां आंगन पार करने लगा कि भला बिल्ली से वह क्यों डर गया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नजर पुनः रूबी की लाश पर पड़ी और अपनी गर्दन के आसपास झूलता फांसी का मजबूत फंदा उसे तत्काल नजर आने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि रूबी की हत्या करके उसने शायद अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम किया है। यह उसकी पत्नी हो या ना हो, मगर इसकी हत्या के जुर्म से बचना एकदम नामुमकिन है। कानून उसे फांसी पर लटका देगा। तो क्या अब वह खुद को कानून के हवाले कर दे? सजा का ख्याल आते ही उसके समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके दिमाग ने कहा कि नहीं, तुझे रूबी का खून करने से भी बड़ी यह मूर्खता नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करूं मैं? इस हत्या के जुर्म से बचने की कोशिश कैसे? दिल के अंदर छुपे किसी शैतान ने कहा, हत्या करते तुझे देखा ही किसने है? सिर्फ एक बिल्ली ने, और वह किसी को कुछ नहीं बता सकती। इस राज को भी केवल 2 ही व्यक्ति जानते हैं कि तू यहाँ आया है, रूपेश और राजा राम। गजेंद्र भी तो जानता है, वह बड़बड़ाया।
चलो मान लिया, उसी शैतान ने कहा, मगर वे तेरा कर क्या सकेंगे? तू खुद अपने आप को नहीं जानता, फिर वे तेरे बारे में पुलिस को क्या बता सकेंगे? वे केवल तुझे जॉनी के नाम से जानते हैं। तू यहाँ से भाग जा। कहाँ? कहीं भी। दुनिया बहुत बड़ी है, तू किसी दूसरे नाम से रह सकता है। मगर रूपेश तो आने ही वाला होगा, इसीलिए तो कहता हूँ कि जल्दी से भाग जा यहाँ से। अगर वहां आ गया तो फिर बच निकलने का यहाँ आखिरी मौका भी तेरे हाथ से जाता रहेगा। पुलिस मेरा फोटो अखबार में छपवा देगी। अभी समय है, यहाँ मौजूद अपने सभी फोटोओं को जलाकर राख कर दे बेवकूफ। ऐसे संवेदनशील समय में इंसान के दिमाग में जब भी द्वंद्व होता है, तब उसके अंदर छुपे शैतान की ही जीत होती है। ऐसे हर क्षण में इंसान की आत्मा मर जाया करती है, और वैसा ही इस युवक के साथ भी हुआ। वह अपने अतीत की तलाश में निकला था, और शायद अतीत की ही किसी गुत्थी के कारण रूबी की हत्या कर बैठा। अब उसके लिए अपने अतीत को तलाश करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना इस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार होने से खुद को बचाना। अतीत की तलाश में भटकते जो गुत्थियां उसके सामने पेश आई थी, वे गुत्थियां ही रह गईं, और दिलो दिमाग से पूरी तरह चौकन्ना होकर अब वह खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया। उसने निश्चय कर लिया था कि इस मकान में वह अपना एक भी फोटो नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सारे मकान की तलाशी ले डाली। अपने और रूबी के ढेर सारे फोटोओं से भरी एक एल्बम मिली उसे। इस एल्बम के चंद फोटोओं को देखकर उसे विश्वास सा होने लगा कि मैं सचमुच जॉनी ही हूँ और रूबी मेरी पत्नी थी। मगर इस विषय में अब विस्तार पूर्वक सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। एल्बम को फर्श पर डालकर उसने आग लगा दी, और उस क्षण उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक ख्याल उभरा, यह कि क्यों ना वह रूबी की लाश को भी जलाकर राख कर दे। अब उसे अपने इन भयानक ख्यालों से डर नहीं लग रहा था। दौड़कर किचन में पहुंचा। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही उसे तेल से भरी एक कनस्तरी मिल गई। कनस्तरी को उठाकर वह कमरे में ले आया। फर्श पर बिखरे रूबी के सारे कपड़े समेटकर उसने लाश के ऊपर डाले। कनस्तरी खोलकर मिट्टी का तेल लाश के ऊपर। सारे कमरे में मिट्टी के तेल की दुर्गंध फैल गई। उसने माचिस के मसाले पर रगड़कर तीली जलाई। अभी उसे लाश की तरफ उछालने ही वाला था कि स्वयं ही उछल पड़ा। सारे मकान में कालबेल के बजने की आवाज बड़े जोर से गूंजी थी। युवक थरथरा उठा। तीली बुझ गई। बिजली किसी तेजी से उसके दिमाग में यह विचार कौंधा था कि कौन हो सकता है। फिर उतनी ही तेजी से यह कि रूपेश, शायद ये वह रूपेश ही होगा। उफ, यह कमबख्त 10-15 मिनट बाद नहीं आ सकता था। युवक बुरी तरह हड़बड़ा गया। एकदम से वह कुछ फैसला नहीं कर सका। अभी हक्का बक्का सा वहां यथा स्थान खड़ा ही था कि कॉलबेल पुनः घनघना उठी। युवक की सिट्टी पिट्टी गुम। बौखलाकर उसने अपने चारों तरफ देखा और फिर दौड़ता हुआ किचन में आया। कुछ सोचकर ठिठका दबे पांव गैलरी पार की। दरवाजे के समीप पहुंचकर धीमे से बोला, कौन है? मैं हूं, रूपेश, दरवाजा खोलो। युवक की खोपड़ी रूपेश की आवाज को सुनने के बाद हवा में नाच उठी। उसके दिमाग में बिजली के समान कौन कौन कर ये सवाल उठ रहे थे कि एकमात्र रूपेश ही वह व्यक्ति है जो यह जानता है कि मैं ही सिकंदर भी हूँ। वह पुलिस को बता सकता है कि मैं यहाँ कहाँ से, कैसे और क्यों आया था। उसके बयान के आधार पर पुलिस न्यादर अली के यहाँ से मेरा फोटो हासिल कर लेगी, और फिर मेरा वह फोटो एक हत्यारा कहकर अखबारों में छाप दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी नाम से मेरा सुरक्षित रहना दूभर हो जाएगा। यदि रूपेश ना हो तब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बाहर से पुनः रूपेश की आवाज उभरी, क्या बात है जॉनी, दरवाजा खोलो। एक मिनट ठहरो, अभी खोलता हूँ, युवक ने जल्दी से कहा, और फिर दबे पांव तेजी से गैलरी पार करके आंगन में पहुंच गया। अचानक ही उसे लगने लगा था कि एकमात्र रूपेश ही है जो मेरा संपूर्ण रहस्य जानता है। जब तक यह रहेगा, कानून नाम की धारदार तलवार मेरी गर्दन पर लटकती रहेगी, और यही न रहे तो फिर मैं सुरक्षित हूँ। दुनिया का कोई भी कानून मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। उसे मार दो। अगर खुद इस दुनिया में रहना चाहते हो तो उसे मारना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। शैतान उसके कान में फुसफुसाया। मतलब एक कत्ल और? बड़बड़ाकर युवक ने चारों तरफ देखा। रसोई के एक कोने में पड़ी पत्थर के कोयले को तोड़ने के काम में आने वाली लोहे की एक भारी हथौड़ी पर उसकी नजर स्थिर हो गई। शैतान फुसफुसाया, यह कत्ल करे बिना
तुम पहले कत्ल की सजा से बच नहीं सकोगे। बचने के लिए यह एक और हत्या तुम्हें करनी ही होगी। झपटकर वह रसोई में पहुंचा, हथौड़ी उठा ली उसने। इस वक्त युवक बहुत ही खूंखार नजर आ रहा था। हथौड़ी संभाले आंगन पार करके वह गैलरी में पहुंचा। दरवाजे से थोड़ा इधर ही गैलरी की दीवार में एक आला था। युवक ने हथौड़ी उसी में रख दी। दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही रूपेश की आवाज, इतनी देर से तुम क्या कर रहे हो जानी, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ, युवक के मुंह से अजीब सी आवाज निकली और आगे बढ़कर उसने सांकल खोल दी। दरवाजा खोलते ही उसका दिल जोर से धड़का, धक। बस अंतिम बार धड़ककर दिल मानो शांत हो गया। हक्का बक्का किसी मूर्ति के समान खड़ा रह गया था वह। और उसकी ऐसी हालत रूपेश के साथ गजेंद्र को देखकर हुई थी। रूपेश के साथ गजेंद्र भी दरवाजे पर खड़ा था। युवक का चेहरा एकदम फक पड़ गया, हवाइयां उड़ने लगी, जुबान तालू में चिपक गई। लाख चाहकर भी मुंह से वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। हेलो जॉनी, गजेंद्र ने कहा। हाँ हेलो। अपनी ही आवाज उसे कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। होश फाकता थे उसके। रूपेश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। युवक के होठों पर अजीब मूर्खता भरी मुस्कान थिरक गई। क्या बात है, रूपेश ने पूछा। दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? कुछ अटपटा सा जवाब देने के लिए युवक ने अभी मुंह खोला ही था कि उसकी बगल में खड़े गजेंद्र ने कहा, भाभी से 2 महीने बाद मिला है, व्यस्त होगा। क्यों जॉनी? रूपेश धीमे से हंस दिया। बौखलाकर युवक ने भी खीसें निपोड़ दी, जबकि रूपेश के साथ खड़े गजेंद्र ने बताया, तुम्हारे यह दोस्त सारे भगवतपुरे में तुम्हारा मकान तलाशते फिर रहे थे जानी। मुझे टकरा गए और मैं इन्हें यहाँ ले आया। थैंक यू। यह शब्द उसके मुंह से बड़ी कठिनाई से निकल सका। ओके जॉनी, चलता हूँ। कहने के साथ ही उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। युवक ने जल्दी से हाथ मिलाया। जाते हुए गजेंद्र ने कहा, तो शाम को जम रहे हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने इस दोस्त को भी लाना। कहता हुआ गजेंद्र एक तरफ को चला गया। हक्का बक्का सा खड़ा युवक अभी उसे जाता देख ही रहा था कि रूपेश ने कहा, क्या बात है दोस्त, तुम कुछ एबनॉर्मल से लग रहे हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? राजा राम ने मुझे यहीं का पता दिया था। भगवतपुरे में पहुंचने के बाद इस मकान के नंबर के बारे में पूछने लगा तो वह मेरे साथ हो लिया। खैर आओ। कहता हुआ युवक दरवाजे के बीच से हटा तो रूपेश गैलरी में आ गया। युवक ने जल्दी से दरवाजा बंद करके साइकिल चढ़ाई। रूपेश ने पूछा, कहो यहाँ आने के बाद किस नतीजे पर पहुंचे? वहाँ सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा रूपेश, पहले तुम बताओ कि वहाँ क्या हुआ। मेरे गायब होने की सेठ न्यादर अली पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी? वह बुरी तरह परेशान हो गया था। चीखने चिल्लाने लगा नौकरों पर और सबसे ज्यादा मुझ पर बरस पड़ा। कहने लगा कि मैंने तुम्हें रखा किस लिए था। अपना बेटा गुम होने की रपट भी लिखवा दी है उसने। तुमने राजा राम को तो सिकंदर वाली कहानी नहीं बताई है। मेरा दिमाग खराब था क्या? गुड, अंदर चलो, मैं तुम्हें रूबी से मिलाता हूँ। रूपेश आगे बढ़ गया। युवक उसके पीछे था। इस वक्त उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु निश्चय कर चुका था कि रूपेश के आला पार करते ही वह आले के समीप पहुंचेगा, हथौड़ी उठाएगा और उसके सिर पर दे मारेगा। उस वक्त युवक ने अपनी नसों में दौड़ता खून एकदम रुक गया सा महसूस किया। जब आले के समीप पहुंचकर रूपेश खुद ही रुक गया। वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, क्या बात है, यहाँ मिट्टी के तेल की बदबू क्यों फैली हुई है? सन्न पड़ गया युवक का दिमाग। हड़बड़ाकर बोला, कोई विशेष बात नहीं है। स्टोव में डालते वक्त रूबी से ही थोड़ा सा तेल बिखर गया था। एकाएक ही चौंकते हुए रूपेश ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भगवान के लिए चुप रहो। अगर रूबी ने कुछ सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज चुपचाप अंदर चलो रूपेश। वह आगे बढ़ गया। आले के समीप पहुंचते ही युवक ने हथौड़ी उठा ली। रूपेश कह रहा था, राजा राम की बात सुनने के बाद तो मैं कुछ ज्यादा ही सिर पर भारी हथौड़ी की ऐसी जोरदार चोट पड़ी कि हलक से एक चीख निकल पड़ी। आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाचे और फिर उसकी आंखों के सामने घना काला अंधेरा छाता चला गया। युवक हथौड़ी वाला हाथ ऊपर उठाए दूसरा वार करने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े रूपेश किसी शराबी के समान लड़खड़ाने के बाद कटे वृक्ष सा युवक के पैरों के नजदीक गिर गया। दांत पर दांत जमाए युवक
अपने स्थान पर खड़ा कांपता रहा। फिर उसने हथौड़ी एक तरफ फेंकी। जल्दी से नीचे बैठकर रूपेश की नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी, मतलब यह कि वह केवल बेहोश हुआ था। युवक ने जल्दी से उसकी दोनों टांगें पकड़ी और फिर पूरी बेरहमी के साथ उसके जिस्म को घसीटता हुआ आंगन में से गुजरकर उसी कमरे में ले आया जिसमें रूबी की लाश पड़ी थी। युवक ने रूपेश के बेहोश जिस्म को उठाकर रूबी की लाश के ऊपर डाला और जेब से माचिस निकाल ली। तीली को मसाले पर रगड़ते वक्त उसके चेहरे पर बहुत सख्त भाव थे। चेहरा किसी खुरदुरे पत्थर सा महसूस हो रहा था। ढूंढने पर भी उसके चेहरे पर से इस वक्त दया अथवा वेदना का कोई चिन्ह नहीं मिल सकता था। फर्र से तीली के सिरे पर मौजूद मसाला जला। युवक की आंखों में हिंसक भाव थे। सच ही कहा है किसी ने, अपने प्राण हर व्यक्ति को हर कीमत से कहीं ज्यादा प्यारे होते हैं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि सारी दुनिया में आग लगाने से उसके अपने प्राण बच सकते हैं तो वह सारी दुनिया को जलाकर राख करने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकेगा। और फिर इस युवक को तो सिर्फ एक लाश और दूसरे जिंदा शरीर को आग के हवाले करना था। अगर मैं यह लिखूं कि वह हिचका था तो यह गलत होगा। एक पल के लिए भी तो नहीं हिचका वह। हाँ, यह सोचकर दिल जरूर कांपा था कि वह कितना भयानक काम कर रहा है, मगर दिमाग में इस ख्याल के उठते ही कि उसके जीवित रहने के लिए इन दोनों का राख होना जरूरी है, उसने तीली उछाल दी। मिट्टी के तेल से तर रूबी की लाश ने फक से आग पकड़ ली। चेहरे पर हिंसक भाव लिए युवक दरवाजे के समीप खड़ा सब कुछ देखता रहा। आधे मिनट में ही उन दोनों जिस्मों ने एक छोटी सी होली का रूप ले लिया। कमरे में गोश्त के जलने की दुर्गंध फैलने लगी। युवक तब चौंका जब उसने रूपेश के जिस्म में हल्की सी हरकत महसूस की। उस वक्त तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए जब रूपेश के कंठ से घुटी घुटी सी चीख निकली। जिस्म के आग में जलने से शायद उसकी चेतना लौट रही थी। लपलपाती आग ने बेड का किनारा पकड़ लिया। चेहरे पर वही कठोरता लिए युवक तेजी से घूमा, कमरे से बाहर निकला और दरवाजा भड़ाक से बंद करके उसने सांकल चढ़ा दी। बहुत तेजी के साथ उसने आंगन और गैलरी पार की। युवक जानता था कि जो कुछ वह करके आया है यह बहुत देर तक लोगों की नजरों से छुपा नहीं रह सकेगा। मकान के अंदर से उठता धुआं पड़ोसियों को शीघ्र ही आकर्षित कर लेगा। मकान का मुख्य दरवाजा वह बाहर से बंद करके आया है, अतः भगवतपुरे के निवासी शीघ्र ही उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। तब उन्हें पता लगेगा कि वहां 2 लाशें भी हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया जाएगा। पहले आग पर काबू पाया जाएगा, फिर शुरू होगी पुलिस की कार्रवाई। संभव है कि गजेंद्र पुलिस को उसका हुलिया भी बता दे। बस हुलिये और जॉनी नाम से ज्यादा वह कुछ नहीं बता सकेगा। अतः यदि पुलिस के सक्रिय होने से पूर्व मैं गाजियाबाद से बाहर निकल जाता हूं तो फिर कानून की पकड़ से बहुत दूर हूं। अपने इसी विचार के अंतर्गत उसने भगवतपुरे से निकलते ही एक रिक्शा पकड़ा, सीधा रेलवे स्टेशन आया और हरिद्वार से आकर दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। सेकंड क्लास का कंपार्टमेंट भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वह स्वयं भी उसी भीड़ में जा मिला। हर आदमी व्यस्त था, अपने में मस्त। उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया किसी ने। कौन जानता था कि वह कितना संगीन, घिनौना और भयानक अपराध करके इस ट्रेन से भाग रहा था। ट्रेन चल पड़ी। एक बर्थ के कोने पर टिके युवक का दिमाग भी समानांतर पटरियों पर दौड़ने लगा। मन ही मन अपनी आगे तक की योजना तैयार कर चुका था वह। बल्कि कहना चाहिए कि योजना भी कुछ न थी। सिकंदर बनकर न्यादर अली की कोठी पर छिप जाना ही उसकी योजना थी। कोई नहीं कह सकता था कि भगवतपुरे में रहने वाला 2 व्यक्तियों का हत्यारा जॉनी ही सिकंदर है। उस वक्त न्यादर अली को बताने के लिए वह अपने गायब होने के लिए उपयुक्त बहाने की तलाश कर रहा था, जब अचानक ही नजर कंपार्टमेंट में मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबलों पर पड़ी। युवक का चेहरा एकदम फक पड़ गया। क्या भगवतपुरे के मकान में लगी आग के सिलसिले में पुलिस इतनी जल्दी सक्रिय हो उठी है? क्या पुलिस को किन्हीं सूत्रों से पता लग गया है कि मैं इस ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, गजेंद्र और रिक्शा वाले के संयुक्त बयान से पुलिस यहां पहुंच सकती है। अगर वे दोनों पुलिस के हाथ लग गए होंगे तो उन्होंने एक ही हुलिया बताया होगा। रिक्शा वाले ने बता दिया होगा कि इस हुलिये की सवारी को उसने भगवतपुरे से हरिद्वार पैसेंजर पर छोड़ा है। यहां पहुंचने के लिए पुलिस को इतना ही काफी है। इस किस्म के सैकड़ों विचार
नन्हे नन्हे सर्प बनकर उसके मस्तिष्क में रेंगने लगे थे और शायद इन्हीं सर्पों के कारण युवक पर बौखलाहट से हावी होने लगी। तेजी से धड़कता हुआ दिल पसलियों पर चोट करने लगा, मस्तक पर पसीना उभरने लगा। उसका दिल चाह रहा था कि उठे, दरवाजे पर पहुंचे और चलती ट्रेन से ही बाहर जंप लगा दे, मगर उसके विवेक ने कहा कि यह सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण हरकत होगी। यह भी तो संभव है कि यह पुलिस दल किसी दूसरे ही चक्कर में हो। अगर ऐसा हुआ तो वह व्यर्थ ही फंस जाएगा। अतः कनखियों से उसने पुलिस दल की तरफ देखा। हाथ में दबे रूल को घुमाता हुआ इंस्पेक्टर एक एक यात्री को बहुत ध्यान से देख रहा था। इंस्पेक्टर के चेहरे पर क्रूरता थी, देखने मात्र से ही बहुत हिंसक सा नजर आता था वह। युवक को महसूस हुआ कि यदि मैं इस इंस्पेक्टर के चंगुल में फंस गया तो यह इतनी बुरी तरह से टार्चर करेगा कि मुझे सब कुछ उगल देना पड़ेगा। एक एक यात्री को घूरता हुआ वह उसी तरफ बढ़ रहा था। एकाएक युवक को लगा कि वह हर चेहरे को गजेंद्र और रिक्शा वाले द्वारा बताए गए हुलिये से मिलाने की कोशिश कर रहा है। मेरे चेहरे पर आकर यह ठिठक जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? बल्कि कहना चाहिए कि तब मैं कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। एक यात्री पर इंस्पेक्टर को जाने क्या शक हुआ कि कांस्टेबलों से उसकी तलाशी लेने के लिए कहा। तलाशी में कुछ नहीं मिला तो वे कुछ इधर चले आए। युवक नर्वस होने लगा, पसीने से हथेलियां गीली हो गई महसूस हुई उसे। बेचैनी के साथ हथेलियों को उसने अपनी पतलून पर रगड़ा। अपना चेहरा स्वयं ही उसे पसीने से तरबतर महसूस हुआ। दोनों हाथों से चेहरा साफ किया और उस वक्त तो उसके होश ही फाख्ता हो गए जब अपने हाथों में से उसे मिट्टी के तेल की दुर्गंध आई। उफ, कितनी बड़ी गलती कर बैठा है वह। उसे मकान से निकलने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए थे। क्या यह इंस्पेक्टर इस दुर्गंध को सूंघ लेगा? क्या इस दुर्गंध से ही वह अनुमान लगा लेगा कि मैं क्या करके आ रहा हूं? हाँ, यदि हुलिये के साथ उसे मेरे हाथों में से यह बदबू भी मिल गई तो बंटा धार। इंस्पेक्टर उसके बिल्कुल नजदीक आ खड़ा हुआ। न चाहते हुए भी युवक ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देख ही लिया। इंस्पेक्टर को अपनी ही तरफ घूरता पाकर वह सकपका गया। वह महसूस कर रहा था कि उसके अपने चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उस वक्त रूबी की लाश के समान निस्तेज था उसका चेहरा। इंस्पेक्टर कई पल तक उसे कड़ी निगाहों से घूरता रहा। युवक की सांसें तक रुक गई थी। अचानक ही इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर, वह बड़ी कठिनाई से कह सका। कहाँ से आ रहे हो? यह सवाल ऐसा था कि जिसने उसके तिरपन कपा दिए। एकदम से उसके मुंह से गाजियाबाद निकलने वाला था। तभी दिमाग में विचार कौंधा कि नहीं, मुझे गाजियाबाद नहीं कहना चाहिए। परंतु तभी मस्तिष्क में यह विचार भी कौंधा कि यदि वह गाजियाबाद नहीं कहेगा तो यहाँ बैठे यात्री चौंक पड़ेंगे। इनमें से अधिकांश पीछे से आ रहे हैं, उन्होंने मुझे गाजियाबाद से चढ़ते देखा है। यह सारे विचार क्षण मात्र में ही उसके दिमाग में उभरे थे और अगले ही पल उसने जवाब दे दिया था, गाजियाबाद। कहाँ जाना है? नई दिल्ली। क्यों? क्यों से मतलब? दिल्ली में मेरा घर है। कहाँ? लॉरेंस रोड पर। सेठ न्यादर अली का लड़का हूं मैं। गाजियाबाद क्यों गए थे? बिजनेस के सिलसिले में। क्या बिजनेस है आपका? गत्ते की फैक्ट्री है मेरी। हद है, गत्ते की फैक्ट्री लगाए बैठे हैं और यात्रा कर रहे हैं इस कंपार्टमेंट में। अजीब से अंदाज में बड़बड़ाते हुए इंस्पेक्टर ने मानो खुद ही से कहा और उसके यूं बड़बड़ाने पर युवक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। निश्चय ही सेठ न्यादर अली के बेटे और एक गत्ता फैक्ट्री के मालिक को कम से कम इस कंपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। मगर जो तीर कमान से निकल चुका था अब वह वापस तो आना नहीं था, इसीलिए खामोश ही रहा। इंस्पेक्टर ने उसी से कहा, प्लीज अपना टिकट दिखाइए। और हड़बड़ाया सा युवक जेब से टिकट निकालते वक्त सोच रहा था कि इसी क्षण फंस गया था। गाजियाबाद से दिल्ली तक का टिकट निकालकर उसने इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। टिकट को उलट पुलट कर ध्यान से देखने के बाद उसे लौटाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, प्लीज स्टैंड अप। युवक के तिरपन कांप गए, आत्मा तक हिल उठी थी उसकी। समझ नहीं पा रहा था कि इंस्पेक्टर आखिर उसी के पीछे क्यों पड़ गया है। कंपार्टमेंट में दूसरे यात्री भी तो हैं। क्या उस पर किसी किस्म का शक कर रहा है? क्या उसके हुलिये को वह पहचान गया है? खड़ा हो जाना युवक की मजबूरी थी।
उसने महसूस किया कि टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। बहुत ज्यादा देर तक वह खड़ा नहीं रह सकेगा, गिर पड़ेगा वह। अगर इंस्पेक्टर ने उसकी इस वक्त की अवस्था देखी होती तो किसी भी कीमत पर उसे गिरफ्तार किए बिना न रहता, क्योंकि युवक के दिलो दिमाग पर छाई नर्वसनेस उसके जिस्म से बुरी तरह छलक रही थी। मगर एक कांस्टेबल को उसकी तलाशी लेने का हुक्म देकर इंस्पेक्टर एक दूसरे यात्री की तरफ आकर्षित हो गया था और कांस्टेबल का ध्यान उसकी जेबें टटोलने के अलावा किसी तरफ नहीं था। तलाशी के बाद कांस्टेबल ने उसे बैठ जाने का इशारा किया। युवक धम्म से बैठ गया। संतोष की पहली सांस उसने अभी ली ही थी कि इंस्पेक्टर अपने नथनों से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। एकाएक ही वह बोला, मिट्टी के तेल की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? युवक के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। बेहोश होते होते बचा वह। इस कमबख्त इंस्पेक्टर की नाक कितनी लंबी है, इतनी दूर से भी उसे मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। युवक जड़वत सा बैठा उस इंस्पेक्टर को देखता रहा, जो अभी तक लंबी लंबी सांसें लेने के साथ पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बदबू कहाँ से आ रही है। अनजाने में ही युवक ने अपनी दोनों हथेलियां भींच ली। ऊपर वाली बर्थ पर रखे 21 लीटर के एक केन पर रूल मारते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा, यह केन किसका है? कंपार्टमेंट में सन्नाटा छाया रहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। इंस्पेक्टर ने बड़ी पैनी निगाहों से वहीं बैठे एक एक यात्री को देखा। इस बार उसका लहजा कुछ कर्कश हो गया था। बोलते क्यों नहीं? किसका है ये केन? सन्नाटा। यात्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब युवक को पता लगा कि इंस्पेक्टर को मिट्टी के तेल की दुर्गंध उसके हाथों से नहीं, इस केन से आ रही थी। कठोर दृष्टि से हर यात्री को घूरते हुए उसने कांस्टेबलों को केन उतारने का आदेश दिया। केन खोलकर देखने पर पाया कि वह मिट्टी के तेल से भरा था। केन को घूरते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, सारे देश में मिट्टी के तेल की किल्लत है। जहां से एक बूंद भी मिलने की उम्मीद होती है तो वहां लाइन लग जाती है, मगर यहाँ इस केन में 21 लीटर तेल यूपी से दिल्ली जा रहा है। युवक को खुशी हुई कि मामला उससे संबंधित नहीं था। इंस्पेक्टर ने पुनः हर एक यात्री को घूरते हुए कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर चटर्जी है। चुप रहकर इस केन का मालिक मुझसे बच नहीं सकेगा। या तो वह खुद ही बोल पड़े, अन्यथा पता लगाने के मुझे बहुत रास्ते मालूम है। सनसनी सी फैल गई वहां, मगर सन्नाटा पूर्ववत छाया रहा। अब इंस्पेक्टर चटर्जी के चेहरे पर कठोरता के साथ साथ गुस्से के भाव भी दृष्टिगोचर होने लगे। इस बार उसके मुंह से गुर्राहट निकली थी। आखिरी बार वार्निंग देता हूं, या तो वह खुद बोल पड़े और अगर मैंने पता लगाया तो खाल खींच कर रख दूंगा। कंपार्टमेंट में मौजूद सभी के चेहरे फक पड़ गए। यह सोचकर युवक संतुष्ट था कि मामला मेरा नहीं है, इस मिट्टी के तेल का मालिक कोई और है। मैं व्यर्थ में ही दुबला हुआ जा रहा था। भला इतनी जल्दी उस मामले में पुलिस यहाँ कैसे पहुंच सकती है? जब चटर्जी की इस चेतावनी के बाद भी कोई नहीं बोला तो वह चीख पड़ा। सभी यात्री अपने दोनों हाथ मिलाकर हवा में यूं फैला लें। सभी ने देखा कि कहने के बाद इंस्पेक्टर चटर्जी ने अपने दोनों हाथ खोलकर उसी अंदाज में फैला दिए थे जैसे मास्टर की कमची से पिटता बालक फैलाए रखता है। सभी ने उस अंदाज में हाथ फैला दिए और सबको देखकर जब युवक ने भी हाथ फैलाए तो उसी क्षण उसके दिमाग को बहुत तेज झटका लगा। इसमें शक नहीं कि हार्ट अटैक होते होते बचा उसे। एक क्रम में चटर्जी ने यात्रियों की फैली हुई हथेलियां सूंघनी शुरू कर दी थी। युवक को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा छाता महसूस हुआ। उफ, क्या मैं इस केन को दिल्ली ले जाने के जुर्म में पकड़ा जाऊंगा? ये क्या हो रहा है भगवान? दिमाग जाम हो गया युवक का। जी चाह रहा था कि वह चीख पड़े। केन के मालिक का पता लगाने के लिए यह कोई उपयुक्त तरीका नहीं है। मिट्टी के तेल की बदबू मेरे हाथ में भी है, मगर यह केन मेरा नहीं है। परंतु इस बात पर इंस्पेक्टर चटर्जी यकीन नहीं करेगा। उससे हाथों में मौजूद बदबू का कारण पूछा जाएगा। क्या जवाब देगा वह? मगर कमबख्त चटर्जी तो हर यात्री के हाथ सूंघता चला जा रहा है। मेरे हाथों पर वह ठिठक जाएगा, फिर वह मुझे पकड़ लेगा। ऐसे भी जान जाएगा कि मेरे हाथों में बदबू है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं स्वयं ही चीख कर उसे बता दूं। मैं दूसरे यात्रियों की गवाही दिला सकता हूं। कई यात्री कह देंगे कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे हाथ में यह केन नहीं था। हाथों में मौजूद बदबू का क्या जवाब दूंगा? इसका जवाब तो मुझे तब भी देना होगा
जब इंस्पेक्टर मेरे हाथों तक पहुंच जाएगा, अतः क्यों ना पहले ही खुल जाऊं। शायद वैसा करने से मेरे पक्ष में माहौल बन सके। युवक का बुरा हाल था। एक ऐसे अपराध में पकड़ा जाने वाला था वह, जिससे दूर दूर तक भी उसका कोई संबंध नहीं था। यदि किसी जुर्म में पकड़कर उसे थाने ले जाया गया तो फिर संभव है कि गजेंद्र और रिक्शा वाले द्वारा बताया गया हुलिया सत्यानाश ही कर दे। व्यर्थ ही फंसने जा रहा था वह। दिल चाहा कि अभी अभी दहाड़े मार मार कर रो पड़े। जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया। बड़े ही संवेदनशील क्षण थे। दिलो दिमाग पर छाया आतंक सहना जब युवक के बस में न रहा तो सब कुछ कह देने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि बुरके वाली एक औरत के हाथ सूंघने के तुरंत बाद ही इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी ताकत से रूल उसके हाथों पर मारा। औरत चीख पड़ी। गुस्से में तमतमाते हुए चटर्जी ने एक झटके से उसका नकाब उलट दिया। दूसरे यात्रियों के साथ युवक ने भी तवे के पृष्ठभाग के समान उस काली औरत को देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त वेदना और आतंक के भाव थे। अच्छा खासा काला चेहरा इस वक्त सफेद सा लग रहा था। इसे गिरफ्तार कर लो। औरत की बाह पकड़कर उसे कांस्टेबलों की तरफ ढकेलते हुए चटर्जी ने कहर भरे स्वर में कहा। कांस्टेबलों ने औरत को पकड़ लिया। बचे हुए यात्रियों की तरह युवक ने भी अपने हाथ नीचे गिरा लिए। मस्तक पर से स्वयं ही पसीना सूखता चला गया। धड़कनें अब नियंत्रण में आ रही थी। चटर्जी ने जेब से सामान बरामदी का एक कागज निकालते हुए कहा, शेष यात्रियों से मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुजरिम को पकड़ने के लिए कभी कभी हमें शरीफ लोगों के साथ भी सख्ती बरतनी पड़ती है। खामोशी छाई रही। चटर्जी ने फॉर्म भरा। बुरके वाली औरत से पूछकर उसका नाम और पूरा पता लिखा। फॉर्म पर उसके अंगूठे का निशान लगवाया। तब बोला, औरत पर केस दर्ज करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी और वे आदमी पब्लिक के ही होने चाहिए। एक साइन आप कीजिए मिस्टर। चटर्जी ने युवक के सामने बैठे एक अधेड़ आयु के व्यक्ति से कहा था। मैं वह सकपका सा गया। घबराइए नहीं, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। चटर्जी उसे समझाने के अंदाज में बोला, आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपके सामने मिट्टी के तेल से भरा यह केन पुलिस ने इस औरत से बरामद किया है, जिसके अंगूठे का निशान फार्म पर है, और यही बात आपने अदालत में कहनी होगी। मगर अदालत के चक्कर कौन काटेगा इंस्पेक्टर? हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, चटर्जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मगर आपको भी हमारी दिक्कत समझनी चाहिए। हमारे लिए यह जरूरी होता है। एक बार से ज्यादा आपको अदालत में नहीं जाना पड़ेगा और फिर सहयोग करना आपका फर्ज है। अनिच्छा पूर्वक अधेड़ आयु के व्यक्ति को साइन करने ही पड़े। पूरा एड्रेस लिख दीजिए ताकि आपसे संपर्क स्थापित करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, चटर्जी ने कहा। एड्रेस लिखते वक्त अधेड़ के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह अपनी मौत के परवाने पर साइन कर रहा हो। उसे देखकर युवक सोच रहा था कि पता नहीं वह बेवकूफ क्यों मरा जा रहा है। तभी फॉर्म उसी की तरफ बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, दूसरे साइन आप कर दीजिए मिस्टर सिकंदर। सकपका गया युवक, हिल तक नहीं सका। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा चटर्जी के चेहरे को देखता रहा, जबकि उसे इस अवस्था में देखकर इंस्पेक्टर धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। आप तो पढ़े लिखे हैं मिस्टर सिकंदर, क्या आपको भी वे सब बातें समझानी पड़ेंगी जो अभी अभी? मुझे माफ ही कर दो इंस्पेक्टर, तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह केस शायद गाजियाबाद की अदालत में जाएगा। अगर गाजियाबाद के ही किसी आदमी को गवाह बना लें तो शायद ज्यादा मुनासिब रहे। व्यापार के सिलसिले में आप आते ही रहते हैं, और फिर भी भले ही प्रदेश अलग हैं, किंतु दिल्ली और गाजियाबाद में दूरी ही कितनी है। यह तो ठीक है, मगर फिर भी इस तरह तो हर आदमी पीछा छोड़ा सकता है मिस्टर सिकंदर, और यदि हम इस तरह करने लगे तो बस होली कानून की हिफाजत। प्लीज साइन कीजिए। कैसी व्यवस्था थी युवक के सामने। सिकंदर के नाम से उसे साइन करने ही पड़े। पता भी लिखा। लॉरेंस रोड पर स्थित न्यादर अली के बंगले का नंबर उसे मालूम नहीं था, मगर ऐसा कह नहीं सकता था, क्योंकि इस बात पर भला कोई कैसे यकीन कर लेगा कि किसी को अपने ही मकान का नंबर मालूम ना हो। उसने यूं ही एक काल्पनिक नंबर लिख दिया। सब कुछ सही लिखना इसीलिए जरूरी था क्योंकि कुछ ही देर पहले चटर्जी के सवालों के जवाब में वह बता चुका था। फार्म उससे लेकर तह बनाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, थैंक यू मिस्टर सिकंदर, पहली बार मेरा अनुमान गलत निकला है। क्या मतलब? जब यहाँ आते ही मैंने आपको घूरा
तो आपके चेहरे पर जाने क्यों मैंने हवाइयां सी उड़ती महसूस की। मेरा अनुमान था कि केन शायद आपकी है, मगर वह गलत निकला। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार ही हुआ है। तो क्या इसीलिए आपने मुझसे इतने ढेर सारे सवाल किए थे? जी हाँ। खैर, आपको ही असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। कहने के तुरंत बाद ही वह कांस्टेबलों की तरफ घूम गया और उसने उन्हें उतर जाने का संकेत किया। साहिबाबाद के प्लेटफार्म पर पहुंचने की कोशिश में ट्रेन की गति धीमी पड़ती जा रही थी। यहाँ उतरने वाले यात्री खड़े हो गए। पुलिस टुकड़ी को जाते देख युवक ने एक लंबी संतोष की सांस ली। वहां केवल 2 मिनट ठहरने के बाद रेंगती हुई ट्रेन आगे बढ़ गई, गति पकड़ने लगी। युवक के आसपास बैठे लोग उसी घटना के बारे में चर्चा करने लगे। युवक का दिमाग ट्रेन की सी गति के साथ ही विचारों में गुम था। उसे लग रहा था कि फिलहाल तो वह बच गया, मगर आनन फानन में कुछ न कुछ गलत जरूर हो गया है। गवाह के रूप में चटर्जी उसके साइन और एड्रेस ले गया है। बंगले का नंबर गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉरेंस रोड पर पहुंचने के बाद किसी का भी न्यादर अली के बंगले पर जाना आसान है। अब इंस्पेक्टर के पास सबूत है कि आज की तारीख में हरिद्वार पैसेंजर से गाजियाबाद से दिल्ली जा रहा था। भगवतपुरे में लगी आग से हरिद्वार पैसेंजर का टाइम सही टैली करेगा। यदि पुलिस के हाथ गजेंद्र और रिक्शा वाला लग जाए तो पुलिस को मेरा हुलिया मिल जाएगा। संयोग से यदि वह हुलिया इस काइया इंस्पेक्टर के सामने आ गया तो मेरी याद आने में इसे एक पल भी नहीं लगेगा और उसी क्षण उसकी समझ में मेरे चेहरे पर उड़ती हवाइयों का अर्थ भी आ जाएगा। फिर उसे लॉरेंस रोड पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इन सब विचारों ने युवक को एक बार फिर उद्विग्न कर दिया। आतंक की अधिकता के कारण एक बार फिर उसका दिल घबराने लगा। पुलिस कभी लॉरेंस रोड तक न पहुंच सके, एकमात्र इसी उद्देश्य से तो उसने जिंदा रूपेश को जलाकर राख कर दिया था और अब अपने पीछे वह खुद ही गाजियाबाद से लॉरेंस रोड तक की यात्रा के लिए पटरियां बिछाता जा रहा था। इन सब विचारों में फंसकर अचानक ही उसे अपना लॉरेंस रोड जाना खतरनाक नजर आने लगा। यह बात उसके दिमाग में बैठती चली गई कि अब सिकंदर बनकर शेष जिंदगी गुजारना उसके लिए बिल्कुल असंभव है। सारे सबूत बिछ चुके हैं, वह किसी भी क्षण पकड़ा जाएगा। फिर कहाँ जाता? एकाएक ही दिमाग में बस्ती का ख्याल उभर आया। फिर उसने जितना सोचा यही बात जमी कि बस्ती चले जाना ही सुरक्षित है। यदि वह सचमुच जॉनी है, अगर वास्तव में रूबी ही उसकी पत्नी थी, तो बस्ती में उसके अपने माँ बाप हैं, अपना घर है, छोटे भाई बहन है। अगर रूबी द्वारा सुनाई गई कहानी सही थी तो उसके बस्ती के पते का राज किसी को मालूम नहीं है। यह रहस्य अपनी पत्नी होने के नाते उसने केवल रूबी को ही बताया होगा, अतः बस्ती का ख्याल भी पुलिस के दिमाग में नहीं आ सकेगा। मगर यदि रूबी द्वारा सुनाई गई कहानी काल्पनिक हुई, अगर वहां उसका कोई घर ना हुआ तो कम से कम यह तो समझ जाएगा कि रूबी झूठी थी, न्यादर अली नहीं। और फिर कम से कम यह बोझ तो उसके दिल पर से हट जाएगा कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या की है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो होगा क्या? फिर कहाँ जाऊंगा मैं? तब की तब देखूंगा। फिलहाल यहाँ से बहुत दूर निकल जाना ही जरूरी है और बस्ती यहाँ से काफी दूर है। इस चक्कर में अतीत की तलाश भी हो जाएगी। मैं दिल्ली से सीधा बस्ती चला जाऊंगा। इस यात्रा के लिए बस ही ठीक रहेगी। ट्रेन मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। भले ही दिल्ली से बस्ती तक मुझे 2 बार बसें बदलनी पड़े, मगर यह लंबी यात्रा बस से करनी ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है और इस ट्रेन में ज्यादा देर रहना भी ठीक नहीं है। संभव है कि इंस्पेक्टर चटर्जी को मेरा हुलिया मिल जाए और वह तुरंत ही वायरलेस पर हरिद्वार पैसेंजर से मेरे दिल्ली पहुंचने की सूचना दिल्ली पुलिस को दे दे। उस अवस्था में मैं स्टेशन पर ही पकड़ लिया जाऊंगा। इस ख्याल के दिमाग में आते ही वह कुछ और घबरा गया। उसने शाहदरे में ही उतर जाने का निश्चय किया। शाहदरे से 2 सीटर द्वारा वह सीधा कश्मीरी गेट जाएगा और वहीं से बस्ती की तरफ जाने वाली बस पकड़ लेगा। यह सोच सोचकर उसकी हालत अजीब होने लगी कि रूबी की हत्या के बाद से उसके दिलो दिमाग को 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिला था। प्रत्येक मिनट, हर एक पल बहुत ही दहशतनाक, उत्तेजक और संवेदनशील बना रहा था। शाहदरे में ट्रेन रुकी, वह उतर पड़ा। बहुत ध्यान से उसने अपने चारों तरफ देखा। दूर एक पुलिस वाला खड़ा था, हालांकि उसका ध्यान युवक की तरफ बिल्कुल नहीं था। फिर भी वह रास्ता काटता हुआ निकास द्वार की तरफ बढ़ा।
द्वार पर खड़ा एक टीटी गुजरने वालों से टिकट कलेक्ट कर रहा था। जेब से अपना टिकट निकालकर युवक भी निकलने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। अचानक ही उसके मन को यह सवाल परेशान करने लगा कि क्या टीटी दिल्ली के टिकट पर उसके शाहदरा पर उतरने पर चौंकेगा। मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। टीटी ने उसका टिकट बिना देखे गड्डी में रख लिया। वह तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सड़क पर पहुंचा। वहां कोई थ्री व्हीलर वाला नहीं था। रिक्शा वाले जरूर खड़े थे, मगर उनसे उसका कोई मतलब हल होने वाला नहीं था। उसे मालूम था कि कश्मीरी गेट के लिए थ्री व्हीलर राधु सिनेमा के आसपास से मिल जाएंगे। वह पैदल ही तेजी के साथ राधु के सामने खुलने वाले चौराहे की तरफ बढ़ रहा था कि स्कूल के बच्चों से भरी एक रिक्शा उसके बराबर से गुजरी और उस रिक्शा में बैठा एक बच्चा जोर जोर से चिल्ला उठा, पापा पापा। बच्चा कुछ इस तरह चिल्लाया था कि दूसरे राहगीरों के साथ ही युवक का ध्यान उधर चला गया था। और उस वक्त तो वह भौचक्का ही रह गया जब उसने महसूस किया कि बच्चा उसे ही पुकार रहा है। युवक ने घबराकर अपने आसपास देखा, इस उम्मीद में कि शायद यह मेरे आसपास खड़े किसी व्यक्ति को पुकार रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। युवक ने चौंक कर ढलान पर लुढ़क कर दूर जाती हुई रिक्शा की तरफ देखा। बच्चा अभी तक पागलों की तरह उसी को पुकार रहा था। युवक के होश उड़ गए। करीब 8 साल की आयु का वह गोरा चिट्टा, खूब स्वस्थ और गोल चेहरे वाला लड़का था। उसकी पलकें भूरी और आंखें नीली थीं। नीले रंग की हाफ पैंट पर वह फुल बाजू की लाल स्वेटर पहने था। रिक्शा के साथ ही उसकी आवाज दूर होती जा रही थी, मगर वह बराबर चीख रहा था, पापा पापा। इस तमाशे को सैकड़ों राहगीरों ने देखा। खुद युवक की नजर भी उस रिक्शा पर टिकी हुई थी। और फिर अगले पल तो जैसे कमाल ही हो गया। चीखते हुए बच्चे ने चलती रिक्शा में से ही सड़क पर छलांग लगा दी थी। सड़क पर वह बेचारा घुटनों के बल गिरा। जाने क्यों युवक के दिल में एक टीस सी उठी। अनजाने में ही वह बच्चे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने देख लिया था कि बच्चे के घुटने छिल गए थे, वहां से खून बहने लगा था, मगर उसकी परवाह किए बिना वह दीवानों की तरह अपनी दोनों नन्ही बाहें फैलाए पापा पापा चिल्लाता हुआ युवक की तरफ ही दौड़ता चला आया। वे मिले। जाने किस भावना से प्रेरित होकर युवक ने उस मासूम बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और उससे किसी बेल के समान लिपटा बच्चा सुबक सुबक कर रो रहा था। आप कहाँ चले गए थे पापा? बहुत गंदे हैं आप। आपको याद करके मैं हमेशा रोता रहा हूं, और मम्मी भी। दादी तो पागल ही हो गई है। युवक की आंखें भर आईं। दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। रुपेश के कंठ से हृदय विदारक चीखें निकल रही थी। होश में आते ही सबसे पहले उसने यह महसूस किया कि उसका समूचा जिस्म बुरी तरह जल रहा था। जाने किस अज्ञात शक्ति से संचालित होकर वह उछलकर खड़ा हो गया। नजर किसी होली के समान जलते एक नग्न जिस्म पर पड़ी। खुद उसके जिस्म से आग की लपटें लपलपा रही थी। उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। जिस्म भी जल रहा था। मुंह से स्वयं ही चीखें निकल रही थी। और फिर जाने किस शक्ति ने उसे इतनी बुद्धि दे दी कि वह कमरे में आग रहित फर्श पर लुढ़कता फिरने लगा। उसके अवचेतन मस्तिष्क में एकमात्र यही विचार उभरा था कि उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी और इस आग से बचने का केवल एक ही रास्ता है। वही उसने किया भी। चीखता हुआ जाने वह कितनी देर तक फर्श पर लुढ़कता रहा। तन के कपड़ों पर लगी आग काफी हद तक बुझ गई। मुंह से अब भी चीखें निकल रही थी, क्योंकि वह काफी बुरी तरह जल चुका था। शायद जिस्म में गर्मी होने के कारण ही वह उठकर खड़ा हो गया था। कमरे का दृश्य बहुत ही खौफनाक था। नग्न जिस्म से लपलपाने वाली आग डबल बेड को घेर चुकी थी। अब वहां शेष कमरे में फैलने जा रही थी। कमरे में धुआं भी काफी था। एकाएक ही रूपेश के दिमाग में यह ख्याल उठा कि कुछ ही देर में यह सारा कमरा आग की लपटों की भेंट चढ़ जाएगा। चीखता हुआ ही वह दरवाजे पर झपटा। यह महसूस करते ही उसके होश उड़ गए कि दरवाजा बाहर से बंद है। मुंह से चीखें बराबर निकल रही थी, मगर फिर भी वह पीछे हटा। किसी सांड की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर उसके कंधे की चोट पड़ी। दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, चरमरा उठा। स्वयं उसके कंठ से भी चीख निकली थी, क्योंकि यह कंधा भी शायद जला हुआ था जिससे दरवाजे पर चोट की थी। प्राणों को बचाने की लालसा बड़ी तीव्र होती है, विशेष रूप से उन क्षणों में जब व्यक्ति को
जब व्यक्ति को मृत्यु सामने नजर आ रही हो। उसी लालसा से प्रेरित रूपेश ने असहनीय टीस और जलन की परवाह किए बिना दरवाजे पर पुनः हमला किया। आग निरंतर अपने विकराल रूप की तरफ बढ़ती जा रही थी। धुआं इतना ज्यादा भर चुका था कि सांस लेने पर अब उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। बुरी तरह खांस रहा था वह। पांचवें प्रहार पर दरवाजा टूटकर भड़ाक से आंगन में गिरा और उस टूटे हुए दरवाजे पर ही गिरा रूपेश। वह गिरते ही उठा, संभलकर गैलरी की तरफ भागा, परंतु मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी दुनिया में अंधेरा हो चुका था, दिमाग सुन्न पड़ता चला गया। जबकि आंगन में पहुंचने के बाद धुआं जाल की तरफ बढ़ा और उसे पार करके गगन की ओर। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए प्रयत्न करने लगी। रूपेश के बेहोश जिस्म को देख जीप में डालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। जिस समय इमरजेंसी रूम में डॉक्टर रूपेश के जिस्म से जूझ रहे थे, उसी समय फायर ब्रिगेड मकान में लगी आग पर काबू पाने में पूरा 1 घंटा लग गया। तब काम शुरू हुआ। वहां पहुंचने वाली पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले इंस्पेक्टर आंग्रे का। अपने साथ वह पुलिस के फोटोग्राफर तथा कुछ कांस्टेबल को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। बुरी तरह जले हुए कमरे के दरवाजे पर ही उन्हें ठिठक जाना पड़ा, जहां से आग शुरू हुई थी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा था। खाल पूरी तरह जल चुकी थी, हड्डियां भी काली पड़ चुकी थी। बड़ा ही डरावना दृश्य था वह। सारा कमरा फायर ब्रिगेड वालों के पानी से बुरी तरह गीला था। कदाचित पानी की तीव्र धारा ने ही फर्श पर पड़े इंसानी जिस्म के हड्डियों को भी अव्यवस्थित कर दिया था। इंस्पेक्टर आंग्रे समझ सकता था कि इस आग में कोई बुरी तरह जलकर खाक हो गया है। वह स्त्री थी या पुरुष, जानने के लिए आंग्रे आगे बढ़ा। हड्डियों के ढांचे, बल्कि कहना चाहिए कि इंसानी हड्डियों के ढेर या मलबे के नजदीक पहुंचा। आंग्रे ने शीघ्र ही मलबे में से एक नथ, सोने की बालियां और चांदी की पाजेब बरामद कर ली। जाहिर था कि यह मलबा किसी स्त्री का था। आंग्रे के दिमाग में यह कहानी स्पष्ट हो गई कि किसी ने इस मकान में रहने वाले स्त्री पुरुष को जलाकर राख कर देने की कोशिश की है। स्त्री को मलबे के ढेर में बदलने में वह कामयाब हो गया, परंतु पुरुष बच गया। मकान के किसी भी हिस्से से उसे हत्यारे की उंगलियों के निशान या उसके संबंध में किसी सूत्र के मिलने की आशा कम ही थी, इसीलिए कमरे से बाहर निकल आया। आंगन पार करने के बाद गैलरी में से गुजरते वक्त अचानक ही उसकी ठोकर किसी भारी वस्तु पर पड़ी। उसने चौंक कर देखा, कोयला तोड़ने वाली लोहे की एक भारी हथौड़ी थोड़ी दूर तक लुढ़कती चली गई थी। इस हथौड़ी को उठाने के लिए आंग्रे नीचे झुका, मगर तभी जेहन में यह विचार कौंधा कि भला गैलरी में यह हथौड़ी क्या कर रही है। इसी विचार ने उसे ठिठका दिया। उसे लगा कि हथौड़ी का निश्चय ही इस कांड से कोई गहरा संबंध है। संभव है कि हत्यारे ने ही इसका प्रयोग किया हो। यह महसूस करते ही उसकी आंखें चमक उठी कि इस हथौड़ी पर से उसे इस कांड के जन्मदाता की उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। उसने पलट कर देखा। गैलरी के इस सिरे से शुरू होकर आंगन के फर्श से गुजरती खून की एक रेखा पर आंग्रे की दृष्टि पड़ती चली गई। खून की यह लकीर दुर्घटनाग्रस्त कमरे के दरवाजे तक चली गई थी। हाँ, आंगन में पड़े दरवाजे ने उसका कुछ भाग ढक जरूर लिया था। शायद उस दरवाजे और फायर ब्रिगेड के पानी से गीले हुए फर्श के कारण ही खून की उस लकीर पर पहले उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। फोटोग्राफर को उसने हथौड़ी तथा खून की रेखा का फोटो लेने के लिए कहा और स्वयं रेखा को घूरता हुआ आंगन से गुजरकर कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अपना काम निपटाकर कमरे में आ गए फोटोग्राफर से आंग्रे ने पूछा, यदि किसी बेहोश जिस्म में आग लगा दी जाए तो क्या होगा मार्स? उसे होश आ जाएगा। क्यों? प्रश्न करने के बाद अपने आशय को और स्पष्ट करते हुए आंग्रे ने पूछा, जब वह बेहोश है तो उसे पता कैसे लगेगा कि आग उसे जला रही है? बेहोश होना किसी की मृत्यु होना नहीं है। बेहोश व्यक्ति का सिर्फ चेतन मस्तिष्क ही निष्क्रिय होता है, अवचेतन मस्तिष्क नहीं। जिस्म में होने वाली तीव्र जलन को अवचेतन मस्तिष्क महसूस करेगा और जलन जब असहनीय हो जाएगी तो चेतन मस्तिष्क भी जागृत हो उठेगा और इस प्रक्रिया के होने को ही हम किसी को होश में आना कहते हैं। मतलब यह है कि जब आग लगाई गई तब पुरुष बेहोश था और स्त्री बेहोश नहीं थी। पुरुष के जीवित बचने से ही
यह बात जाहिर है। चमकदार आंखों वाले आंग्रे ने कहा, अब मेरे दिमाग में एक कहानी बन रही है मार्स। कैसी कहानी? इरादतन मकान के अंदर दाखिल होकर किसी ने इसकी हत्या की। हत्या के बाद हत्यारा लाश को ठिकाने लगाने की कोई तरकीब सोच ही रहा था कि पुरुष मकान में आ जाता है। घबराया हुआ हत्यारा हथौड़ी की चोट से उसे बेहोश कर देता है। पुरुष किसी को हत्यारे के बारे में न बता सके, इसलिए हत्यारा पुरुष को भी खत्म कर देने का निर्णय लेता है। बौखलाहट में एक ही तरकीब उसके दिमाग में आती है, बेहोश व्यक्ति को भी लाश के साथ ही राख कर देने की, क्योंकि इस तरह उसकी समझ के मुताबिक आग लगने के बाद यहाँ उसके विरुद्ध कोई सबूत भी बाकी रह जाने वाला नहीं था। किचन से मिट्टी के तेल की कनस्तरी लाकर वह ऐसा करता है, मगर इस फैक्ट को भूल जाता है कि बेहोश व्यक्ति आग लगाते ही होश में आ जाएगा। कहने के बाद आंग्रे सेफ की तरफ बढ़ गया। सेफ पूरी तरह काली पड़ी हुई और गीली थी। उनके चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी। लोग पिता और पुत्र के उस अजीब से रोमांचक मिलन को देख रहे थे। देखने वाले उस लाल जर्सी वाले मासूम, प्यारे और खूबसूरत बच्चे की दीवानगी देखते ही रह गए थे, जिसके छिले हुए घुटनों से अभी तक खून बह रहा था। जाने किस भावना से प्रेरित युवक उसे अपने से लिपटाए कांप रहा था, और साथ ही अपना दिमाग उसे अंतरिक्ष में तैरता सा महसूस हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बच्चा उसे अपना पापा क्यों कह रहा है। अभी वह बच्चे से अलग होने और कोई सवाल करने का होश भी नहीं जुटा पाया था कि बच्चों की रिक्शा का चालक बेतहासा भागता हुआ वहां पहुंचा। वह विशेष विशेष करके चिल्ला रहा था। भीड़ के साथ ही बच्चे और युवक ने भी उसकी तरफ देखा। हाँफता हुआ रिक्शा चालक बोला, तुम्हें क्या हुआ है विशेष? देखते नहीं रिक्शा वाले, मेरे पापा मिल गए हैं, लड़के ने मासूम आवाज में कहा। तुम्हारे पापा? मगर वह कुछ कहता कहता रुक गया और आश्चर्य के साथ युवक की तरफ देखने लगा। युवक स्वयं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देख रहा था। रिक्शा वाले ने पूछा, भला आप विशेष के पिता कैसे हो सकते हैं? क्या इस बच्चे का नाम विशेष है? उसके इस प्रश्न पर चारों तरफ खड़ी भीड़ चौंकी थी। साथ ही बच्चे ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? क्या आप मेरा नाम नहीं जानते हैं? हैरत में डूबे युवक ने एक नजर विशेष पर डाली, फिर रिक्शा चालक से पूछा, विशेष कहाँ रहता है? गांधीनगर में। क्या तुम इसके पापा को जानते हो? जी जी, रिक्शा चालक चकित सा था। जानता तो नहीं हूँ, मगर बीबी जी कहती है कि आज से 3 महीने पहले विशेष के पिता का इंतकाल हो चुका है। बीबी जी कौन? विशेष की मम्मी। तुम झूठ बोलते हो रिक्शा वाले, विशेष ने एकदम प्रतिरोध किया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि पापा मेरे लिए ढेर सारी टॉफियां लेने आकाश में गए हैं। क्या मैं आपको जानता नहीं हूँ पापा? मेरे लिए टॉफी लेने गए थे ना आप? हाँ बेटे हाँ, कहकर युवक ने उसे गोद में उठा लिया। ऐसा शायद विशेष के भोले अंदाज की वजह से हुआ था। बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा था उसने, और कहने के साथ ही उसकी झील सी गहरी नीली और बड़ी बड़ी आंखों में पानी था। एकाएक युवक को ड्यान आया कि यहाँ इतनी भीड़ के सामने ये अटपटी बातें करना उसके हित में नहीं है। उन अटपटी बातों को सुनकर कोई पुलिस को बुला सकता है, या ड्यूटी पर तैनात कोई पुलिसमैन स्वयं ही यहाँ आ सकता है। इस वक्त किसी भी चक्कर में उलझकर उसका पुलिस के हत्थे चढ़ना खतरनाक है। अतः वहां से बच निकलने की गर्ज से बोला, आओ बेटे अब घर चलें। चलो पापा, मम्मी आज बहुत खुश हो जाएंगी, कहकर खुशी से लगभग झूमते हुए विशेष ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। पहले तो राजाराम अपनी दुकान में दाखिल होते पुलिस इंस्पेक्टर को देखते ही हड़बड़ा गया था, और उस वक्त तो उसके चेहरे पर हवाइयां ही उड़ने लगी जब एक कमीज काउंटर पर डालते हुए इंस्पेक्टर ने सवाल किया, क्या तुम इसे पहचानते हो? जी मैं समझा नहीं साहब। याद करके बताओ, यह कमीज तुमने कब और किसके लिए सिली थी? ऐसे कहीं याद रहता है साहब? बको मत, तुम्हें याद करना होगा। यह एक हत्या का मामला है। हत्या? किसकी हत्या हो गई है साहब? कहते हुए राजाराम का न केवल चेहरा ही फक पड़ गया था, बल्कि उसकी आवाज भी बुरी तरह कांप गई थी। कदाचित इस वजह से आंग्रे को शक हो गया कि राजाराम कुछ छुपा रहा है। झपटकर उसने दोनों हाथों से राजाराम का गिरेबान पकड़ा और उसे आतंकित करने के उद्देश्य से दांत भींचकर गुर्राया, अगर तुमने सब कुछ सच सच नहीं उगल दिया तो इस हत्या के जुर्म में मैं तुम्ही को फंसा दूंगा। बोलो। वो साहब, बात ऐसी है
कि एक औरत 3 दिन पहले मुझसे एक ही नाप के ढेर सारे कपड़े सिलवा कर ले गई थी। वे सभी कपड़े मर्दाना थे। यह कमीज उन्हीं में से एक है। इंस्पेक्टर आंग्रे की आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़ गईं। बोला, क्या उसके साथ वह आदमी नहीं था जिसके नाप के कपड़े सिले थे? जी नहीं। उस औरत का हुलिया? जवाब में राजा राम ने जो बताया वह वही हुलिया था जो इंस्पेक्टर आंग्रे को भगवतपुरे में स्थित दुर्घटनाग्रस्त मकान के आस पड़ोसियों ने बताया था। किसी गहरी सोच में डूबते हुए आंग्रे ने पूछा, क्या तुमने उससे यह नहीं पूछा कि एक साथ इतने कपड़े वह क्यों सिलवा रही है, और जिसके वे कपड़े हैं वह कहाँ है? साहब, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताओ। अगर तुमने कुछ छिपाया और आगे चलकर मुझे इस बारे में कोई जानकारी मिली तो मुजरिम को बचाने के आरोप में मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा। साहब, कपड़ों की सिलाई के अलावा उसने मुझे 10,000 रुपये भी दिए थे। 10,000 रुपये? आंग्रे की आंखें सिकुड़कर बिल्कुल गोल हो गई। उत्सुकता पूर्वक उसने पूछा, ये रुपए उसने तुम्हें किस लिए दिए थे? उसने कहा था साहब कि एक आदमी मेरी दुकान पर यह पूछता हुआ आएगा कि मैं कौन हूँ। मैं उसे पहचानने का नाटक करूं, साथ ही जॉनी कहकर उसे पुकारूं। यानी मैं उसे यह बताऊं कि उसका नाम जॉनी है और वह भगवतपुरे के एक मकान में रहने वाली रूबी नामक एक स्त्री का पति है। उस औरत ने अपना नाम रूबी ही बताया था। क्या बकवास कर रहे हो? दुनिया में ऐसा भला कौन होगा जो खुद को न जानता हो? जब रूबी नाम की औरत मुझे यह सब कुछ समझा रही थी तब मैंने भी उससे यही पूछा था। जवाब में उसने बताया कि उसका पति अपनी याददाश्त गंवा बैठा है। वह उसे अपनी पत्नी मानने से ही इनकार करता है। उसे विश्वास आ जाए इसीलिए वह मुझे गवाह बना रही है और 10,000 रुपये इस बात के दे रही है कि मैं इस सारे मामले का जिक्र किसी अन्य से न करूं। मुझे लालच आ गया साहब, 10,000 के फेर में पड़ गया। मैं सोचा कि यदि मुझे 10,000 मिलते हैं और मेरी मदद से किसी को अपना खोया हुआ पति मिलता है तो इसमें बुराई क्या है। मुझे नहीं मालूम था साहब कि बात इतनी बढ़ जाएगी। विस्तार से वह सब कुछ बताओ जो तुमने उस औरत के कहने पर किया। राजा राम ने युवक के अपनी दुकान पर पूछने से लेकर उसे भगवतपुरे के मकान में पहुंचाने तक की सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। सुनकर हालांकि खुद आंग्रे को अपना दिमाग किसी तेजी से घूमने वाली फिरकनी के समान महसूस हो रहा था, परंतु फिर भी उसने सवाल किया, क्या तुम उस युवक से दुआ सलाम करने वालों में से किसी को जानते हो? नहीं साहब। इंस्पेक्टर आंग्रे बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, मेरे साथ चलो। कहाँ साहब? राजा राम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जॉनी या रूपेश में से एक अस्पताल में है। तुम्हें बताना है कि वह दोनों में से कौन है। विशेष उसे गांधीनगर की एक ऐसी बस्ती में ले गया जहां अधिकांश मध्यम आय वर्ग के मकान थे और जिस मकान को विशेष ने अपना मकान कहा वह बस्ती से थोड़ा दूर हटकर एकांत में था। उसके इर्द गिर्द के प्लाट अभी खाली पड़े थे। 200 गज के प्लाट पर खड़ा यह 2 मंजिला मकान था। पूरी आत्मीयता के साथ नन्हा विशेष खींचकर उसे मकान के अंदर ले गया और चिल्लाने लगा, दादी, मम्मी, कहाँ हो तुम? देखो मैं किसको लाया हूँ। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा युवक उसके साथ आंगन में पहुंच गया। आंगन काफी बड़ा था। सामने वाले कमरे से एक बूढ़ी महिला बाहर निकलती हुई बोली, अरे तू आ गया वीसू? हाँ दादी, देखो मैं किसे लाया हूँ। कौन है बेटा? बढ़िया से कम हो गई अपनी आंखों की ज्योति का प्रयोग करने की कोशिश करते हुए कहा और आंखों के ऊपर हाथ रखकर युवक को देखने लगी। मेरे पापा आए हैं दादी। पापा? युवक को ध्यान से देखती हुई बुढ़िया ने कहा। वह कुछ आगे बढ़ी और फिर अचानक ही बाहें फैलाकर युवक की तरफ दौड़ती हुई चीखी, अरे मेरा बेटा, मेरा सर्वेश! हाँ, तू मेरा सर्वेश ही है। आगे बढ़कर युवक ने जल्दी से उसे संभाल न लिया होता तो खुशी और जोश की अधिकता के कारण शायद वह गिर ही पड़ती। युवक ने उसे बाहों में भर लिया और उससे लिपटी थर थर कांप रही बुढ़िया चीख रही थी, मेरा सर्वेश मिल गया है। हाँ, तू ही मेरा सर्वेश है। सब बकते थे, ये जन्म जले। दुनिया वाले झूठ ही कहते थे कि मेरा बेटा मर गया है। मेरा सर्वेश कोई मर सकता है? देखो, ये रहा मेरा बेटा। हा हा हा।
मेरा बेटा जिंदा है, मेरा सर्वेश भला कभी मर सकता है? हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा सर्वेश भला कभी मर सकता है? हाँ हाँ हाँ। वहां कुछ ऐसे वहसियाना ढंग से हंसने लगी थी कि युवक के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ने लगी। उसे लगा कि यह बूढ़ी औरत शायद पागल है। वह पागलों की तरह ही हंसती चली जा रही थी। युवक ने उसे अपने से अलग करने की कोशिश की, मगर बुढ़िया ने बहुत ही कसकर पकड़ रखा था उसे, जैसे डर हो कि वह कहीं भाग जाएगा। युवक को लग रहा था कि उसके दिमाग की मशीनरी में अब जंग लग चुका है, जाम हो गई है। वह सोचने समझने या किसी बात का सही अर्थ निकालने की क्षमता नहीं महसूस हो रही थी उसे। जबकि बुढ़िया ने उससे चीख कर पूछा, तू सर्वेश ही है ना? तू मेरा बेटा ही है ना? बोल, तू रश्मि का पति है ना? हाँ हाँ माँ जी, अवाक से युवक के मुंह से निकल गया। खबरदार, जो तुमने खुद को रश्मि का पति कहा। अचानक ही वहां एक कर्कश आवाज गूंजी। विशेष और बूढ़ी औरत के साथ पलटकर युवक ने भी आवाज की दिशा में देखा। आवाज मकान के मुख्य द्वार से उभरी थी और वहां खड़ी संगमरमर की एक प्रतिमा को देखता ही रह गया युवक। चाहकर भी दृष्टि उस पर से हटा न सका। इधर उस युवक पर नजर पड़ते ही संगमरमर की वह प्रतिमा भी बुरी तरह चीख पड़ी थी। जाने क्यों युवक के चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सारे जहां की हैरत मानो सिर्फ और सिर्फ उसी मुखड़े पर सिमट आई थी। युवक के चेहरे पर उसकी दृष्टि जमकर रह गई, जबकि युवक खुद उस मुखड़े से दृष्टि नहीं हटा पा रहा था। उस मुखड़े से जिसके लिए सारे जहां से शर्त लगाकर यह दावा पेश कर सकता था कि यह मुखड़ा दुनिया की सभी हसीनाओं से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। निहायत ही सुंदर थी रश्मि, छोटी सी मासूम रुई की बनी गुड़िया जैसी। मुखड़ा गोल था, उसका रंग वैसा ही जैसा एक चुटकी सिंदूर मिले मक्खन का हो सकता है। सुतमा नाक, गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल और गुलाबी होंठ, चौड़े मस्तक और कमान के आकार की भौं वाली रश्मि की आंखें नीली थी। किसी 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में भरे स्वच्छ नीले जल सी आंखें, तांबे के से रंग के लंबे बालों को बड़ी सख्ती के साथ समेटकर बांधे हुए थी। वह ऐसी अपूर्व सुंदरी जिसे देखकर स्वयं सुंदरता भी ईर्ष्या की लपटों की शिकार होकर राख में बदल जाए। मगर जाने क्यों उसे विधवा के लिबास में देखकर युवक की छाती पर एक घूंसा सा लगा। सस्ती परंतु धुली हुई बेदाग सफेद साड़ी पहने थी वह। कर्फ्यू ग्रस्त सड़क सी सूनी पड़ी थी उसकी मांग। गोरी गोल भरी भरी बाहों में एक भी चूड़ी नहीं थी। एक नन्ही सी गुड़िया को इस रूप में देखकर युवक को जाने क्यों धक्का सा लगा। उसकी इच्छा हुई कि रश्मि को यह लिबास पहनाने वाले का मुंह नोच ले। जबकि कुछ देर तक उसकी तरफ असीमित हैरत के साथ देखने के बाद एकाएक ही रश्मि की नीली आंखें सिकुड़ती चली गईं। चिंगारियां सी बरसाने लगी वे आंखें। मुखड़ा संगमरमर के किसी पत्थर की तरह ही साफ हो गया। युवक पर दृष्टि जमाए ही वह आगे बढ़ी, उसके नजदीक पहुंची, मोतियों से दांत भींचकर गुर्राई, कौन हो तुम? मैं युवक हकला गया। अरे क्या तूने इसे पहचाना नहीं रश्मि बेटी? यह मेरा बेटा है, तेरा सर्वेश। प्लीज माँ, आप खामोश रहिए। कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप चाहें जिसको अपना बेटा कहती फिरा करें, मगर मेरा पति ना कहें किसी को। ये कोई थोड़ी है मम्मी, मेरे पापा। चटाक! रश्मि का एक जोरदार चाटा विशेष के गाल पर पड़ा। मासूम की चीख सारे आंगन में गूंज गई। जाने क्यों युवक को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। सहमे हुए विशेष को खींचकर अपने गले से लगा लेने की प्रबल आकांक्षा दिल में उबल पड़ी। स्वयं को रोक नहीं सका वह। विशेष को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रश्मि ने पहले ही खींचकर उसे अपने अंगों से लिपटा लिया। नीले नेत्रों से चिंगारियां सी बरसाती हुई वह गुर्राई, तुम्हारे इस जाल में माँ फंस सकती है। मासूम विशु धोखा खा सकता है, मगर मैं नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम कोई बहरूपियो हो। मैं निकल जाओ यहाँ से। युवक चकरा गया, बोला, अगर मैं सर्वेश नहीं हूँ तो यह माँ मुझे। उन्होंने अपने बुढ़ापे का एकमात्र सहारा अपना जवान बेटा खोया है। तब से वे पागल सी हो गई हैं। हर युवक को सर्वेश कहने लगती हैं, अपना बेटा कहकर हर एक से लिपट जाती हैं। मगर विशेष यह बच्चा है, तुम्हारी उस सूरत से धोखा खा गया है जो बनाकर तुम यहाँ आए हो। मगर मैं इस किस्म के किसी धोखे का शिकार होने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ
कि तुम सर्वेश नहीं हो सकते, तुम कोई बहुरूपिये हो, ऐसे बहुरूपिये जो चेहरे पर उनका मेकअप करके शायद हमें ठगने आया है। मेकअप? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मेकअप है। आप यकीन कीजिए, मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है। नीली आंखों में नफरत के चिन्ह उभर आए। खूबसूरत मुखड़ा कुछ और ज्यादा सख्त हो गया। बोली, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम सर्वेश हो? नहीं। फिर? केवल यह कि आप कैसे कह रही हैं कि मैं सर्वेश नहीं हो सकता? इसीलिए क्योंकि उनकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। उनकी लाश के मस्तक पर इन कलाइयों को पटक कर सारी चूड़ियां तोड़ी हैं मैंने। उनके मफलर से अपने मस्तक की बिंदियां, अपनी मांग का सिंदूर पोंछा है। कहते कहते उसका गला रुंध गया, नीली आंखें भर आईं। कुछ देर तक अवाक सा युवक उसे देखता रहा, फिर बोला, तो क्या मेरी शक्ल सर्वेश से मिलती है? मैं फिर कहती हूँ कि यह नाटक बंद करो। तुम मुझे ठग नहीं सकते। बाहर निकल जाओ इस घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम बीच में आते ही युवक के तिरपन कांप गए। उसकी इच्छा हुई कि वहां से भाग खड़ा हो, मगर वहां आने के बाद जो नई गुत्थियां उसके जहन में चकराने लगी थी, वह उनका जवाब चाहता था। अतः बोला, इस वक्त आप गुस्से में हैं। यकीन मानिए, मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। शायद बचपन ही से यह मेरी असली शक्ल है। शायद इस शक्ल को देखकर ही विशेष रिक्शा में से कूद पड़ा था। तुम रिक्शा में से कूद पड़े थे बीसू? हाँ मम्मी, पापा को देखकर। अरे तुझे तो चोट लगी है बीसू, घुटनों से खून बह रहा है, चल मेरे साथ। उसकी चोट देखकर एकदम से बेचैन हो उठी रश्मि। सब कुछ भूल गई वह, और विशेष को लेकर आंगन से ही शुरू होकर दूसरी मंजिल तक जा रही सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। ढेर सारे प्रश्नों से घिरा युवक किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा उसे देख रहा था कि बूढ़ी माँ उसके समीप सरक आई। धीमे से रहस्यमय अंदाज में बोली, रश्मि की किसी बात का बुरा मत मानना बेटा। पता नहीं किस कलमुहे की लाश को सर्वेश की लाश समझकर बेचारी ने अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली हैं। खुद को विधवा समझने लगी है, या दिमाग में खराबी आ गई है। बेचारी रश्मि सुहागिन बनने की उम्र में विधवा बन जाने पर भला किसका दिमाग ठिकाने रह सकता है? युवक चौंक कर बूढ़ी माँ की तरफ देखने लगा। अस्पताल के कमरे में लोहे के बेड पर पड़े व्यक्ति पर नजर पड़ते ही राजा राम के कंठ से ऐसी हृदय विदारक चीख निकल पड़ी कि जिसने अस्पताल की नींव में रखी अंतिम ईंट को भी शायद झंझोड़ कर रख दिया होगा। बुरी तरह डर गया था वह, सहमकर पीछे हट गया। अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था उसने। सचमुच रूपेश का चेहरा इतना भयानक हो गया था कि उसे देखकर किसी के भी कंठ से चीख निकल सकती थी। चेहरा अत्यंत ही बीभत्स हो गया था, डरावना। उसके सारे बाल जल चुके थे, काली जली हुई गंजी खोपड़ी नजर आ रही थी। जलकर चेहरे की खाल झुलस गई थी। ऐसी नजर आ रही थी जैसे चमगादड़ की खाल हो। दायां गाल पूरी तरह जल गया था। वहीं से रूपेश का जबड़ा साफ नजर आ रहा था। जबड़े के लंबे लंबे भयानक दांत, फफूलेदार मोटे होंठ, जलने के बाद जाने कैसे नाक एक तरफ को मुड़ सी गई थी। बुरी तरह भयभीत होकर कांपते हुए राजा राम ने कहा, मुझे यहाँ से ले चलो साहब, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है। ध्यान से देखो उसे और पहचानने की कोशिश करो कि वह जानी है या रूपेश। इंस्पेक्टर आंग्रे ने गुर्राहट भरे स्वर में उसे आदेश दिया। कांपते हुए विवश राजा राम को ध्यान से वह डरावना चेहरा देखना ही पड़ा। बोला, यह तो रूपेश बाबू है साहब। गुड कहने के बाद आंग्रे नर्स की तरफ मुखातिब होकर बोला, थैंक यू सिस्टर, अब आप इसके चेहरे को पट्टियों से ढक सकती हैं। मेंशन नॉट कहती हुई नर्स ने वे पट्टियां पुनः रूपेश के जख्मी चेहरे और सिर पर लपेटनी शुरू कर दी, जिन्हें इंस्पेक्टर आंग्रे की प्रार्थना पर ही उसने हटाया था। राजा राम को साथ लिए आंग्रे बाहर निकल गया। गैलरी में उसकी टुकड़ी के कांस्टेबल खड़े थे। राजा राम को उनमें से दो के हवाले करता हुआ आंग्रे बोला, और सुनो, इस वक्त युवती द्वारा दिए गए 10,000 इसके घर पर हैं। इसे साथ लेकर उन्हें बरामद कर लो। और सुनो, इस वक्त यह पुलिस का मेहमान है। साहब, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। राजा राम चीखता ही रह गया, जबकि उसके किसी शब्द पर ध्यान दिए बिना इंस्पेक्टर आंग्रे तेजी के साथ वहां से चला गया। 2 मिनट बाद अस्पताल के ड्यूटी रूम में खड़ा वह फोन पर कह रहा था, जरा चटर्जी को बुला दीजिए।
कहिए कि आंग्रे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से शायद होल्ड करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये कहने के बाद आंग्रे कुछ देर तक रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा और कुछ देर बाद एकदम बोला, हाँ चटर्जी, क्या कर रहे हो? मजे कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आवाज उभरी। क्या तुम्हारे पास इस वक्त कोई केस नहीं है? ऐसा ही समझो तो तुम फौरन यहाँ अस्पताल में चले आओ। आता हूँ, मगर मामला क्या है? मेरे क्षेत्र में हत्या का बहुत ही जघन्य कांड हो गया है, बहुत ही उलझा हुआ मामला है चटर्जी। इसीलिए यहाँ सारे मामले पर तुम्हारे साथ बैठकर डिस्कस करना चाहता हूँ, शायद कोई नतीजा निकल आए। मैं आ रहा हूँ प्यारे। दिमाग की नसों को झंझनाकर रख देने वाले मामलों की तो चटर्जी को तलाश रहती है। साली इन्वेस्टिगेशन करने में मजा तो आए। युवक नहीं जानता था कि माँ का प्यार क्या होता है। यह भी मालूम नहीं था कि यह प्यार उसे कभी मिला है या नहीं, मगर उस बूढ़ी माँ ने जो कुछ किया, जितना प्यार उस पर बरसाया, उसे महसूस करके कई बार उसकी आंखें भर आईं। इच्छा हुई कि उस बूढ़ी के कलेजे में मुखड़ा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। वह उसे अपने कमरे में ले आई थी। छोटी छोटी कनस्तरियों से निकाल निकाल कर वह उसे जाने क्या क्या खिलाने लगी। उसने बहुत इनकार किया, मगर एक न चली। आखिरकार वह एक माँ के हत्थे चढ़ गया था और उसे अपने हाथों से जाने कब की रखी सूखी मिठाइयाँ खिलाईं। इतना प्यार पाने के बावजूद भी युवक का दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। कहना चाहिए कि वहां जाकर इन नई उलझनों में फंसने के बाद यह भूल गया था कि आज दिन में वह कितना जघन्य हत्याकांड कर चुका है। इस वक्त तो उसके दिमाग में तीन ही नाम कौंध रहे थे, सिकंदर, जॉनी और सर्वेश। इनमें से कौन है वह? कहीं इस बूढ़ी माँ की बात ही तो ठीक नहीं है? कहीं सचमुच ऐसा ही तो नहीं है कि उस नन्ही सी अभागिन ने किसी अन्य की लाश को ही सर्वेश की लाश समझकर अपनी चूड़ियां तोड़ डाली हों? कहीं मैं सचमुच सर्वेश ही तो नहीं हूँ? सोचते सोचते युवक का दिमाग थक गया। एकाएक ही कमरे में विशेष आया। उसके दोनों घुटनों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखते ही युवक खड़ा हो गया। उसके नजदीक जाते हुए विशेष के सुर्ख होठों पर ऐसी प्यारी मुस्कान थी कि युवक के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसके नजदीक आकर विशेष ने कहा, पापा? हाँ हाँ बेटे। दिल में कहीं संगीत सा बज उठा। आपको मम्मी ने ऊपर बुलाया है। एक बार को धक से रह गया युवक का दिल, फिर असामान्य गति से धड़कने लगा। कुछ वैसी ही घबराहट उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई जैसी तब हुई थी जब इंस्पेक्टर चटर्जी उसके हाथ सूंघ रहा था। मस्तक पर कुछ ऐसी ही अवस्था में पसीना छलछला उठा जैसा बंद मकान में रुपेश के जाने पर छलछलाया था। हालांकि वह स्वयं रश्मि से बातें करने का इच्छुक था, परंतु जाने क्यों रश्मि के इस संदेश को पाकर घबरा सा उठा। मुंह से स्वयं ही निकल गया, क्यों? मम्मी पूछने लगी कि आप मुझे कहाँ मिले थे। मैंने बता दिया। सुनकर मालूम नहीं क्या सोचने लगी, फिर बोली कि मैं आपको ऊपर बुला लाऊं। युवक चुप रह गया। वह पुनः विचारों के जंगल में भटकने लगा था। उसे लगा शायद विशेष की बात सुनकर रश्मि ने यह महसूस किया है कि मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया हूँ। मैं उलझन में हूँ, तो क्या मेरी शक्ल ने उसे भी उलझन में डाल रखा होगा? मुझसे बात करके शायद वह उस उलझन से निकलना चाहती है। मैं भी तो यही चाहता हूँ। पता तो लगे कि आखिर में सर्वेश का चक्कर क्या है। मगर अकेले में कहीं मुझ पर पुनः वही जुनून सवार न हो जाए। इस एकमात्र विचार ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। रूबी की लाश आंखों के सामने चकरा उठी और घबराकर बोला, तुम भी चलो बेटे। मम्मी ने भी तो यही कहा था कि मैं आपके साथ आऊं, विशेष ने कहा। जिस मकान में दुर्घटना घटी है उसके मालिक का कहना है कि उस औरत ने, जिसने अपना नाम रूबी बताया था, मकान 4 दिन पहले ही किराए पर लिया था। केवल 4 दिन पहले ही? हाँ, आंग्रे ने बताया। पड़ोसियों के बयान से भी यही स्पष्ट हुआ है। उनका कहना है कि 3 दिन पहले ही यह औरत मकान में जाकर बसी थी। कोई उसका नाम तक नहीं जानता है। जब से वह मकान में आई थी तब से मकान में ही रही। मजे की बात यह है कि खुद का मकान मालिक भी औरत का नाम बताने से ज्यादा और कुछ नहीं बता सका। यानी मकतूल खुद एक अत्यंत रहस्यमय व्यक्तित्व की है। खैर, आगे बढ़ो। इसके बाद मैं घंटा घर पर स्थित राजा राम की दुकान पर पहुंचा। कहने के बाद आंग्रे ने उसे राजा राम से हुई बातें
रुपेश की शिनाख्त आदि सभी बातें बता दी। चटर्जी ने एक सिगरेट सुलगाई, धुआं छोड़ता हुआ बोला, अब पूछो प्यारे, ऐसी क्या बात है जो तुम्हारी बुद्धि के किसी भी खांचे में फिक्स नहीं हो रही है? अगर भगवतपुरे में रूबी और जॉनी को कोई भी नहीं जानता था तो रास्ते में जॉनी से दुआ सलाम किन लोगों ने की थी? जॉनी से जमने के लिए किस युवक ने कैसे कह दिया था? वे सभी राजा राम की तरह के लोग थे, रूबी से पैसे लेकर अभिनय करता। इस सब का मतलब तो यह हुआ कि कथित रूबी एक याददाश्त खोए व्यक्ति के दिमाग में यह बात बैठाना चाहती थी कि वह उसका पति जॉनी है। करेक्ट। जाहिर है कि रूबी एक खतरनाक षड्यंत्र रच रही थी। फिलहाल नजर आता है कि हत्यारा याददाश्त भूला व्यक्ति ही है। वह कौन है, कहाँ गया, उसने हत्या क्यों की? तुम जरा याददाश्त खोए व्यक्ति का वह हुलिया बयान करो जो राजा राम ने तुम्हें बताया होगा। आंग्रे हुलिया बयान करता चला गया और चटर्जी की आंखें दो बहुत ही कीमती हीरो की तरह चमकने लगी थी। आंग्रे के चुप होने पर वह बहुत ही उत्तेजित अवस्था में चीख पड़ा, ओह माय गॉड, आखिर बात क्या है? इस कांड के मुजरिम से शायद मैं मिल चुका हूँ। क्या कह रहे हो तुम? वह तुम्हें भला कहाँ मिल गया? हरिद्वार पैसेंजर में। वह भला वहाँ क्या कर रहा था? इस जघन्य हत्याकांड को करने के बाद शायद भाग रहा था वह, चटर्जी ने कहा और फिर खुद ही से बड़बड़ाकर बोला, अब मेरी समझ में उसके फक्क चेहरे, हड़बड़ाहट और नर्वसनेस का अर्थ आ रहा है। अपना नाम उसने सिकंदर बताया था, लॉरेंस रोड पर रहता है। पिता का नाम क्या बताया था उसने? याद नहीं आ रहा है। खैर, उस कागज में सब कुछ दर्ज है, हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं। आंग्रे, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ चटर्जी, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मगर उसकी याददाश्त गुम तो नहीं लगती थी। चटर्जी किसी पागल के समान बड़बड़ाता ही चला गया। याददाश्त गुम? अभी कुछ दिन पहले कहाँ पढ़ा था मैंने? कहीं पढ़ा था कि एक युवक की याददाश्त गुम है, शायद अखबार में। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो चटर्जी? आंग्रे प्लीज, अस्पताल में अखबार तो आता ही होगा, जरा पिछले 10 दिन के अखबार मंगवा लो। मुझे लगता है कि तुम्हारे मुजरिम की तस्वीर अखबार में मिल जाएगी। हालांकि आंग्रे ठीक से कुछ समझ नहीं सका था, फिर भी पिछले 10 दिन के अखबार उसने मंगवा लिए। अखबार आने के बीच में चटर्जी ने उसे हरिद्वार पैसेंजर में हुई घटना विस्तार पूर्वक सुना दी। सुनकर आंग्रे के चेहरे पर हर तरफ उत्साह नजर आने लगा। उसे लग रहा था कि वह आज ही इस हत्याकांड के दोषी को पकड़ लेगा। जो मामला उसे कुछ ही देर पहले बहुत चक्करदार और उलझा हुआ नजर आ रहा था, वह अचानक ही सचमुच बेहद सीधा साधा नजर आने लगा। अखबारों को खंगालता चटर्जी एकदम उछल पड़ा, यही है आंग्रे, ये देखो। अखबार में 2 फोटो छपी है, एक युवक की, दूसरी उसकी जेब से निकले पर्स में से किसी युवती की। यह उसी युवक की फोटो है जो मुझे हरिद्वार पैसेंजर में मिला था। जरा इन फोटोओं के साथ छपे मैटर को पढ़ो। आंग्रे ध्यान से फोटो को देखने के बाद इंस्पेक्टर दीवान द्वारा छपवाए मैटर को पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद बोला, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि यही हत्यारा है। अभी शक है आंग्रे प्यारे, अंतिम शिनाख्त बाकी है। क्या मतलब? राजा राम को ये फोटो दिखाए जाने चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि फोर्स राजा राम के साथ वापस लौटी है या नहीं। कहने के साथ ही उत्साहित आंग्रे उठकर खड़ा हो गया, कमरे से बाहर गया और 5 मिनट बाद ही राजा राम को लिए कमरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर चटर्जी को समझने में देर नहीं लगी कि साथ वाला व्यक्ति राजा राम है। वह सहमा हुआ था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। जब चटर्जी ने पुलिसिया अंदाज में उसे ऊपर से नीचे तक घूरा तो बेचारे राजा राम की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। आंग्रे ने अखबार उसके सामने फेंक कर कहा, इन दोनों फोटोओं को पहचानो। युवक के फोटो पर दृष्टि पड़ते ही राजा राम उछल पड़ा, बोला, अरे यह तो वही युवक है साहब जिसकी याददाश्त गुम थी, जॉनी। आंग्रे सफलता की जबरदस्त खुशी के कारण अपने जिस्म के सारे रोए खड़े महसूस कर रहा था, जबकि चटर्जी ने राजा राम से पूछा, और वह युवती का फोटो? मैं इसे नहीं जानता साहब, ध्यान से देखकर बताओ, कहीं यह वही औरत तो नहीं है जिसने तुम्हें रुपए दिए थे? राजा राम ने पूरे विश्वास के साथ कहा, यह वह नहीं है साहब, तुम जा सकते हो। कहने के बाद चटर्जी ने कुर्सी की पुश्त से पीठ टिका दी। राजा राम चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आंग्रे ने पूछा, किसी नतीजे पर पहुंचे चटर्जी?
सारा मामला हल हो चुका है। कैसे? जिस हत्यारे का तुम्हारे पास नामो निशान नहीं था उसका फोटो सामने है। नाम और एड्रेस मैं बता रहा हूँ, जाकर गिरफ्तार कर लो। अब इस केस में रखा ही क्या है? अगर यह नाम पता गलत हुआ तो? गलत? चटर्जी उछल पड़ा। हाँ, यह बात जमती है आंग्रे। यह नाम पता आदि सब कुछ गलत हो सकता है, और फिर जिसकी याददाश्त गुम है वह भला अपना नाम बता ही कैसे सकता है? उसने यूं ही जो मुंह में आया नाम बक दिया होगा। ऐसा हो सकता है। चटर्जी उससे पूरी तरह सहमत था, और शायद इसीलिए वह अचानक दोबारा सतर्क नजर आने लगा था। बोला, मेडिकल इंस्टीट्यूट अथवा इंस्पेक्टर दीवान से यह मालूम कर सकते हैं कि वह याददाश्त खोया व्यक्ति कब किन परिस्थितियों में अस्पताल से बाहर निकला। शायद होश आने पर रुपेश नाम का वह नौजवान भी उसके बारे में कुछ बता सकेगा। मैंने डॉक्टर से कह रखा है, रुपेश के होश में आते ही सूचना दी जाएगी। हालांकि इस केस की गुत्थियां अभी बुरी तरह उलझी हुई हैं। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनमें से किसी का जवाब हमारे पास नहीं है। यह कि रूबी उसे जॉनी बनाने की कोशिश क्यों कर रही थी, यह कि युवक ने उसी का कत्ल क्यों कर दिया, वह अस्पताल से कैसे निकला और राजा राम की दुकान पर ही क्यों पहुंचा, आदि। तभी कमरे में दाखिल होती हुई नर्स ने सूचना दी, मिस्टर रूपेश होश में आ रहे हैं। दोनों ही इंस्पेक्टर एक साथ ऑन होने वाले बल्बों की तरह खड़े हो गए। विशेष को साथ लिए युवक ने धड़कते दिल से ऊपर वाले कमरे में कदम रखा और दरवाजे पर आकर रुक जाना पड़ा उसे। कमरे के दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था, उसका अपना फोटो। युवक की आंखें उस पर चिपक कर रह गईं। दिल धक धक कर रहा था। हालांकि फर्क था, परंतु फोटो उसे अपना ही लगा। फर्क सिर्फ दाढ़ी, मूछ, आंखों पर चढ़े सफेद लेंसों वाले चश्मे और हेयर स्टाइल का था। यानी युवक का चेहरा क्लीन शेव्ड था, जबकि फोटो में वह गहरी मूछों, घनी दाढ़ी में था। हेयर स्टाइल में मामूली फर्क, आंखों पर चश्मा। युवक को याद नहीं आया कि उसने कभी इस ढंग की दाढ़ी मूछें रखी हैं या नहीं। दरवाजे पर ठिठका। अभी वह यह सोच ही रहा था कि यदि 1 महीने वह सेव न कराए तथा आंखों पर चश्मा पहन ले और फोटो खिंचवा ले तो उसमें और इस फोटो में कोई फर्क नहीं रहेगा। फोटो के नीचे स्टैंड पर अगरबत्तियां जल रही थी। सारे कमरे में अगरबत्तियों की तीव्र खुशबू सी की हुई थी। चाहकर भी युवक उस फोटो से नजर नहीं हटा पा रहा था कि कमरे में रश्मि की आवाज गूंजी। वह वीसू के पापा का फोटो है। युवक ने बौखलाकर रश्मि की तरफ देखा। सफेद लिबास में वह बहुत पाक लग रही थी, कुरान या गीता की तरह। युवक चाहकर भी कुछ नहीं कह सका, जबकि विशेष ने फौरन ही चटकारा लिया। वाह मम्मी, क्या मजे की बात है, आप पापा से ही कह रही हैं कि यह पापा का फोटो है। वीसू, रश्मि का लहजा सख्त था, तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, और यदि किया तो हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बड़े मासूम अंदाज में विशेष ने युवक की तरफ देखा। ऐसा मत कहिए, बच्चों की तो आदत होती है। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है मिस्टर, जिसके तहत आप मुझे विशेष को डांटने से रोक सकें। रश्मि का लहजा पत्थर की तरह सख्त और खुरदुरा था। युवक सकपका गया। पहले तो उसने कहा ही बहुत हिम्मत करके था, दूसरे उसके वाक्य को बीच ही में काटकर रश्मि ने चेतावनी सी दी थी। इस बार भी युवक ने बहुत हिम्मत करके कहा, सॉरी। संगमरमर के मुखड़े पर मौजूद तनाव कुछ कम हुआ। वातावरण को सामान्य बनाने की गरज से ही युवक ने कहा, निश्चय ही सर्वेश से मेरी शक्ल हूबहू मिलती है, केवल दाढ़ी, मूछ, चश्मे और हेयर स्टाइल में फर्क है, मगर कम से कम विशेष के लिए यह फर्क काफी है। कहने का मतलब यह कि मेरा चेहरा क्लीन शेव तथा चश्मे रहित होने पर भी विशेष का सड़क पर मुझे पापा कहकर पुकारना आश्चर्यजनक है। यदि वीसू ने अपने पिता का सिर्फ दीवार पर लगा यह चित्र ही देखा होता तो शायद इससे वह भूल नहीं होती, मगर इसने उनके दूसरे फोटो भी देखे हैं, जैसे यह। कहकर रश्मि ने अपने हाथ में दबा पासपोर्ट साइज का फोटो उछाल दिया। युवक ने फोटो को फर्श से उठाकर देखा। वह दावे के साथ कह सकता था कि फोटो उसका अपना ही है। सर्वेश के इस फोटो में उसके चेहरे पर दाढ़ी, मूछ और चश्मा नहीं था। हाँ, हेयर स्टाइल में अब भी फर्क था।
इस फोटो पर युवक की नजर चिपक कर रह गई। वह सोचने लगा कि क्या वास्तव में दो व्यक्तियों की शक्ल इस सीमा तक मिल सकती है? कहीं मैं सर्वे से ही तो नहीं हूँ? कहीं रश्मि मेरी पत्नी और विशेष मेरा बेटा ही तो नहीं है? इस फोटो के अलावा विशेष ने अपने पापा को अनेक बार बिना दाढ़ी मूछों और चश्मे के देखा है। शायद इसीलिए सड़क पर आपको देखकर वह प्लीज मम्मी, पता नहीं पापा से आप कैसी बातें कर रही हैं। ये मेरे पापा। गेट आउट। अत्यधिक ही रश्मि गुस्से में चीख पड़ी। युवक ने उसके चेहरे को बुरी तरह सुर्ख होकर तमतमाते देखा। वह गुर्रा रही थी। हमने तुम्हें डिस्टर्ब न करने के लिए कहा था विशु। आई से गेट आउट। विशेष ने सहम कर युवक को देखा। युवक के मन में ममता उमड़ पड़ी, मगर फिर रश्मि का ख्याल आने पर वह कुछ बोला नहीं। युवक को अपना पक्ष न लेते देखकर विशेष मायूस हो गया। अनिच्छा पूर्वक कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा वह। और यही क्षण था जब युवक के दिमाग में यह विचार बिजली की तरह कौंधा कि यदि विशेष बाहर चला गया तो इसके साथ वह इस कमरे में अकेला रह जाएगा। अगर मेरे दिमाग पर पुनः उन्हीं भयानक विचारों ने कब्जा कर लिया तो रूबी की लाश उसकी आंखों के सामने नाच उठी। फिर मर्डर के बाद से शुरू हुए आतंक ने उसे त्रस्त कर दिया। अधीर सा होकर अनजाने ही में वह झपटा और विशेष को अपने से लिपटाकर बोला, नहीं, तुम बाहर मत जाओ। रश्मि ने गुर्राना चाहा। मिस्टर प्लीज रश्मि जी। युवक एकदम गिड़गिड़ा सा उठा। इसे कमरे से बाहर जाने का हुक्म मत दो। मैं अकेला तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहता। रश्मि की आंखों में उलझन युक्त आश्चर्य उभर आया। वह कह रहा था, प्लीज अब यह डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम बीच में नहीं बोलोगे बेटे। मगर हमें यहाँ अकेला मत छोड़ो। अच्छी खासी सर्दी के बावजूद युवक के मस्तक पर उभर आए पसीने को देखती रह गई रश्मि। युवक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अचानक ही वह बेहद आतंकित सा नजर आने लगा था। गहन उलझन भरे आश्चर्य के साथ रश्मि देखती रह गई उसे। युवक ने पुनः कहा था, मेरी बस यह एक बात मान लीजिए, अब विशु हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लीज रश्मि जी। हैरत में डूबी रश्मि ने मौन स्वीकृति दे दी। युवक ने विशेष को एक बार फिर हिदायत दी। बड़े ही मासूम अंदाज में विशेष ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। रश्मि ने पूछा, आपका नाम? युवक गड़बड़ा गया। यह निश्चय नहीं कर सका कि खुद को सिकंदर बताए, जॉनी या कुछ और। बोला, मेरा जवाब सुनकर शायद आप चौंक पड़ेंगी। मतलब? गंभीर, कठोर और सौम्य लहजा। मुझे अपना नाम मालूम नहीं है। रश्मि की आंखों के चारों तरफ का हिस्सा सिकुड़ गया। इस बार उसके मुंह से गुर्राहट सी निकली। बदतमीजी से भरे आपके इस जवाब का अर्थ? अपनी व्यवस्था पर युवक कसमसा उठा। चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट के भाव उभरे। बोला, आप यकीन कीजिए रश्मि जी, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। बहुत विवश हूँ मैं। जाने भाग्य मेरे साथ क्या खिलवाड़ करना चाहता है। यह सच्चाई है कि मैं खुद को नहीं जानता। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ऐसे किसी भी सवाल का जवाब खुद मुझे नहीं मालूम है। दुनिया का कोई भी दूसरा आदमी शायद मेरी उलझन, कसमसाहट और व्यवस्था को नहीं समझ सकेगा। स्वयं आपने किसी ऐसे आदमी की मानसिकता की कल्पना की है जो खुद ही अपने लिए एक पहेली हो, जो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वह कौन है? शायद मेरी कसमसाहट को कोई नहीं समझ सकेगा रश्मि जी, क्योंकि मैं खुद ही वह आदमी हूँ। उलझन के असीमित भाव रश्मि के मुखड़े पर उभर आए। कुछ देर तक विचित्र सी नजरों से युवक को देखती रही वह। फिर बोली, मैं आपकी पहेली जैसी बात का अर्थ नहीं समझी। उसके लिए शायद मुझे अपने से संबंधित वे सभी बातें आपको बतानी होंगी जितनी मुझे मालूम है। रश्मि मौन रही। अर्थ था कि वह सुनने के लिए तैयार है। इसके बाद युवक ने उसे अपनी याददाश्त गुम होने के बारे में बता दिया। युवक ने न्यादर अली या रूबी के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस यही कहा था कि उसकी जानकारी के मुताबिक एक एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त गुम हो गई है और अब वह पागलों की तरह यह पता लगाने की कोशिश में घूम रहा है कि एक्सीडेंट के पहले वह कौन था। रश्मि के मुखड़े पर उसकी विचित्र कहानी सुनने के बाद हैरत का समुद्र सा उमड़ पड़ा। एकदम से चाहकर भी वह कुछ नहीं कह सकी। जबकि युवक ने कहा, इसी वजह से विशु के पापा कहने पर यह उम्मीद लेकर मैं यहाँ आ गया कि शायद मुझे मेरा अतीत मिल जाए। आप कुछ भी हों,
मगर सर्विस नहीं हो सकते। रश्मि ने सपाट लहजे में कहा। हो सकता है, मगर मगर अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? आप यह बात इतने विश्वास पूर्वक किस आधार पर कह सकती हैं कि मैं सर्विस नहीं हूं? बता चुकी हूं कि उनकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। मगर दो इंसानों की शक्ल इस हद तक मिलना भी तो, यह शायद कुदरत का खेल है। हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह लाश जिसे आप अपने पति की समझी दरअसल किसी अन्य की हो? क्या आप खुद को मेरा पति साबित करना चाहते हैं? तो प्लीज रश्मि जी, मेरी बातों को इस ढंग से न लीजिए। मैं तो खुद ही उलझन में हूँ। मेरी व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। खुद ही को तलाश करना पड़ रहा है मुझे। मैं ऐसे सबूत नहीं जुटाना चाहता कि जिससे सर्विस साबित होऊं। मैं आपसे ऐसा ठोस प्रमाण चाहता हूं जिससे साबित हो सके कि मैं सर्विस नहीं हूं। पहला प्रमाण है यह। कहने के साथ ही वह कमरे में रखी एक डाइटिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। दराज खोलकर उसमें से एक फोटो निकाला उसने। फोटो को उसकी तरफ उछालती हुई बोली, यह मेरे पति की लाश का फोटो है। युवक ने फोटो उठाकर देखा। फोटो को देखते ही वह चौंक पड़ा। यह फोटो दाढ़ी मूछ वाले किसी युवक की लाश का जरूर था, मगर लाश का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। चेहरा विकृत सा था। अतः भले ही हेयर स्टाइल सर्विस जैसा हो, मगर यह दावा पेश नहीं किया जा सकता था कि फोटो सर्विस की लाश ही का है। और जब यह बात युवक ने रश्मि से कही तो रश्मि ने कहा, दूसरा सबूत आपकी पीठ पर से मिल जाएगा। पीठ से? क्या आप कपड़े उठाकर मुझे अपनी पीठ दिखाने का कष्ट करेंगे? थोड़ा हिचकने के बाद युवक ने उसके आदेश का पालन किया। पीठ को देखते ही रश्मि कुछ और ज्यादा दृढ़तापूर्वक कह उठी, आप सर्विस नहीं हैं। कपड़ों को ठीक करते हुए युवक ने उसकी तरफ घूमकर पूछा, आपने क्या देखा? यह। रश्मि ने दराज से एक फोटो निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। बोली, आपकी पीठ पर कहीं कोई मस्सा नहीं है। युवक ने देखा, इस फोटो में एक युवक की पीठ थी। पीठ पर एक काफी बड़ा मस्सा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था। हालांकि फोटो पीठ का होने के कारण सर्वेश का चेहरा स्पष्ट नहीं था, किंतु रश्मि उसे सर्वेश का फोटो कह रही थी, सो उसे मानना ही पड़ा। युवक उस फोटो को अभी देख ही रहा था कि रश्मि ने कहा, अब तो आपके दिमाग से अपने सर्वेश होने का वहम निकल गया होगा। जी हाँ। इसके अलावा युवक और कह भी कह सकता था। युवक आश्वस्त हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु रश्मि अवश्य आश्वस्त हो गई थी। शायद उसके अपने दिमाग में भी कहीं यह विचार कांटा बनकर चुभने लगा था कि कहीं यह सर्वेश ही ना हो, और उसे यहाँ बुलाकर रश्मि ने अपने उसी कांटे को साफ किया था। बोली, वीशु बच्चा है, यह मुझसे ज्यादा अपने पापा को प्यार करता था। शायद इसीलिए मैंने इससे कह दिया था कि इसके पापा आकाश में गए हैं, एक दिन इसके लिए ढेर सारी टाफियां लेकर जरूर लौटेंगे। और शायद उसी भुलावे और आपकी शक्ल के चक्कर में यह भरी सड़क पर आपको पापा कहकर पुकार बैठा। मेरे इस नादान बेटे की वजह से अगर आपको कोई मानसिक दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। कहते कहते रश्मि की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों में डबडबाते नीर को युवक ने स्पष्ट देखा। उस विधवा के दिल में उठ रही किसी टीस का एहसास करके युवक को अपने दिल में एक हुक सी उठती महसूस हुई। वह बड़ी मुश्किल से कह सका, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रश्मि जी। एकाएक ही उसने सपाट स्वर में कहा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जाने क्यों रश्मि के इस वाक्य से उसके मन मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। पता नहीं क्यों युवक को इस घर से कहीं जाने की कल्पना अच्छी नहीं लगी। विशेष और रश्मि से वह अदृश्य लगाव सा हो गया महसूस कर रहा था। एक नज़र उसने विशेष पर डाली। अपनी मासूम आंखों से वह उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में यह डर था कि कहीं उसके पापा पुनः कहीं चले न जाएं। युवक ने अपने मनोभावों का गला घोंटते हुए कहा, यहाँ से जाना तो होगा ही रश्मि जी, क्योंकि मैं सर्विस नहीं हूँ और यह घर मेरा नहीं है। मगर जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि। युवक स्वयं ही रुक गया। रश्मि ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या जानना चाहते हो? यह कि सर्वेश की मृत्यु कैसे हुई थी। इस वाक्य की रश्मि के चेहरे पर बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एकाएक ही उसका मुखड़ा हीरे से भी कई गुना ज्यादा कठोर नजर आने लगा। आंखें अंतरिक्ष में जा टिकी और गुर्राहट भरे स्वर में उसने कहा,
यह मेरी कहानी है मिस्टर, मेरी और मेरे पति की व्यक्तिगत कहानी। इसमें किसी का दखल मुझे पसंद नहीं आएगा। युवक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर कह नहीं सका, क्योंकि तेजी के साथ हवा के झोंके की तरह रश्मि कमरे से बाहर चली गई थी। युवक मूर्ख सा मुंह फाड़े आश्चर्य के सागर में डूबा हिलते हुए पर्दे को देखता रहा। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही विराम लेता है। इसके बाद इस उपन्यास के तीसरे एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।